ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नोवेल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 1। उससे पहले जब मुझे पता चला, मैं उस सुबह स्कूल जा रहा था, अपनी आदत के मुताबिक एक गहरा दार्शनिक होने का नाटक कर रहा था। आप जानते हैं ना, कभी कभी खुद को मनोरंजित करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। यह जिंदगी भी एक कितना निरर्थक चक्र है, मैं अपने आप से बुदबुदाया, सड़क पर एक कंकड़ को ठोकर मारते हुए। लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, घर आते हैं, खाते हैं, सोते हैं और फिर यही दोहराते हैं। इसका क्या फ़ायदा? मैं लगभग 10 मिनट तक इस तरह की बनावटी गहरी बातें करता रहा कि प्यार बस दिमाग के रसायन हैं, शारीरिक संबंध बस जीव विज्ञान है, और हर कोई बस खुश होने का नाटक कर रहा है, जबकि असल में हम सब बस मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। यार, आज तो मैं इस सब बकवास में पूरी तरह से डूबा हुआ हूँ। फिर मैं अचानक रुक गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सड़क के बीच में ही, पूरी तरह से ठहाके लगा रहा था। क्या मैंने सही कहा? मैंने जोर से कहा, अभी भी हंसते हुए। क्या ये काफ़ी दार्शनिक था? क्या मुझे अस्तित्व की निरर्थकता के बारे में कुछ और जोड़ना चाहिए? हाँ, मैं बस मजाक कर रहा था। बनावटी गंभीर और सनकी होना मेरी आदत नहीं थी। मुझे बस ये देखकर मज़ा आता था कि कुछ लोग इन बातों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। मेरा मतलब है, जिंदगी कभी कभी उबाऊ हो सकती है, लेकिन मैं असल में कोई उदास दार्शन छोटी ईका नहीं था जो हर चीज़ पर सवाल उठाता रहे। मैं बस आर्यन था, 16 साल का, एक सामान्य सा लड़का जिसे अकेला रहना पसंद था। ऐसा नहीं कि लोग मुझसे नफरत करते थे या कुछ और, बस मुझे ज़्यादातर समय अपनी कंपनी पसंद थी। इस तरह ड्रामा भी कम होता था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और चलते चलते रील्स देखने लगा। एल्गोरिथम मुझे वही अजीबोगरीब एनिमे के वीडियो दिखाता रहा, जिनमें किरदार जिंदगी, शक्ति और दोस्ती के बारे में बहुत गंभीर भाषण दे रहे थे। सबसे मजबूत लोग आग की भट्टी में ढलकर बनते हैं, कोई एनिमे वाला लड़का बोल रहा था, इससे पहले कि मैंने उसे आगे बढ़ा दिया। भगवान, ये सब इतना खराब है कि मज़ा आ रहा है, मैंने सोचा, बहुत ज़ोर से न हंसने की कोशिश करते हुए। अगर मैं अपने फ़ोन पर लगातार हंसता रहा तो लोग मुझे पागल समझेंगे। मैं अगला वीडियो देखने ही वाला था कि मुझे पीछे से एक तेज़ चीख सुनाई दी। इतनी तेज़ कि मेरा पेट ही गुड़गुड़ाने लगा। मेरा पहला ख्याल था, अरे यार, मैं तो रोडकिल बनने वाला हूँ। मुझे लगा कि कोई गाड़ी सीधा मेरी तरफ आ रही है और मैं अपने फ़ोन में इतना खोया हुआ था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं तुरंत घूमा, रास्ते से हटने के लिए तैयार था, लेकिन गाड़ी मेरी तरफ नहीं आ रही थी। वह लगभग 20 फीट दूर खड़ी एक लड़की की तरफ जा रही थी, जिसने कानों में ईयरबड्स लगा रखे थे और वह पूरी तरह से अनजान थी कि क्या हो रहा है। निया, यह विचार मेरे दिमाग में आया, इससे पहले कि मैंने वास्तव में यह समझा कि वह कौन थी। मेरी क्लास में निया वर्मा। वह बस चल रही थी, शायद संगीत सुन रही थी, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि एक कार नियंत्रण खो चुकी थी और सीधे उसकी ओर फिसल रही थी। मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, नफ़ा नुकसान का हिसाब नहीं लगाया और न ही अपने विकल्पों पर विचार किया। मेरे पैर बस चलने लगे। मैंने अपना फ़ोन गिराया और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। गाड़ी उसे छूने से शायद 3 सेकंड दूर थी जब मैं उसके बगल से टकराया, उसे जितना हो सके सड़क के किनारे की तरफ धकेला। वह उड़ती हुई गिरी, सड़क पर जोर से टकराई, लेकिन गाड़ी के रास्ते से पूरी तरह से बाहर थी। मैं इतना भाग्यशाली नहीं था। असर ऐसा लगा जैसे किसी ट्रेन ने टक्कर मार दी हो। एक सेकंड मैं निया को बचाने के लिए धकेल रहा था, अगले सेकंड मैं हवा में उड़ रहा था। फिर मैं ज़मीन पर गिरा और एक ही पल में सब कुछ गड़बड़ हो गया। मैं अपने पैरों को हिला नहीं पा रहा था। सच कहूँ तो मैं कुछ भी ज़्यादा हिला नहीं पा रहा था।
मेरे सीने और पेट पर एक अजीब सा गर्म एहसास फैल रहा था और जब मैंने सांस लेने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे मैं डूब रहा हूँ। ठीक है, ये बेकार है, मैंने सोचा आसमान की ओर देखते हुए। शायद यही मिलता है हीरो बनने का नतीजा। मेरी नज़र धुंधली और अजीब होने लगी, लेकिन मैं निया को रेंगकर मेरे पास आते हुए देख सकता था। उसने अपने ईयरबड्स निकाल दिए थे और उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। तुमने ऐसा क्यों किया? वह बार बार पूछती रही। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं कंधे उचकाना चाहता था लेकिन मेरे कंधे साथ नहीं दे रहे थे। यह मुझे बहुत स्पष्ट लग रहा था, वह मुसीबत में थी, इसलिए मैंने मदद की। यही तो आप करते हैं ना? इसमें कुछ भी खास नहीं था। वह मुझसे बात कर रही थी, मेरा नाम बहुत बार ले रही थी। सच कहूँ तो मुझे ये पता भी नहीं था कि उसे मेरा नाम पता है। हम लगभग 3 महीनों से एक ही क्लास में थे और मुझे नहीं लगता कि हमने कभी बात भी की थी। आर्यन, मेरे साथ रहना, ठीक है? वह कह रही थी। तुम ठीक हो जाओगे, एम्बुलेंस आ रही है। फिर उसने मुझे चुटकुले सुनाना शुरू कर दिया। अजीब, बेवकूफ़ी भरे चुटकुले जो इतने मज़ेदार भी नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि वह मुझे जगाए रखने की कोशिश कर रही थी। उस भालू को क्या कहते हैं जिसके दांत नहीं होते? उसने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा। टूथलेस बेयर, टूथलेस बेयर। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसकी कोशिश की सराहना करता हूँ, भले ही चुटकुला बहुत ही खराब था। वैज्ञानिकों को परमाणुओं एटम्स पर भरोसा क्यों नहीं होता? उसने आगे कहा, क्योंकि वे सब कुछ बनाते हैं। इससे मेरे चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई, भले ही सब कुछ अब बहुत दूर महसूस होने लगा था। उसकी आवाज़ धीमी और धीमी होती जा रही थी, या शायद मेरी सुनने की क्षमता ही खराब हो रही थी। मुझे अब कुछ पता नहीं चल रहा था, सब कुछ पानी के अंदर जैसा महसूस हो रहा था। आर्यन, मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह मीलों दूर से आ रही हो। जागे रहना, आंखें बंद करने की हिम्मत भी मत करना। मैं उसे बताना चाहता था कि सब ठीक है, कि उसे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा मुंह अब काम न ही कर रहा था। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मैंने अपनी आंखें दोबारा खोलीं तो मैं निश्चित रूप से सड़क पर नहीं था। मैं एक बादल पर बैठा हुआ था, एक असली रूई जैसा गुलाबी बादल इस अजीब से आसमान में तैर रहा था जो सारे पेस्टल रंगों का था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक पोस्टर लिया हो और उसे एक पूरी दुनिया में बदल दिया हो। ठीक है, ये या तो स्वर्ग है या मुझे मरने की सबसे अजीब मतिभ्रम हो रही है। फिर मैंने उसे देखा, एक औरत मुझसे लगभग 10 फीट दूर दूसरे बादल पर बैठी थी। वह शायद सबसे खूबसूरत इंसान थी जिसे मैंने कभी देखा था, लंबे, चांदी जैसे बाल, बेदाग त्वचा, एक बहती हुई सफ़ेद पोशाक पहने हुए जो इस कॉटन कैंडी जैसी दुनिया में भी भड़कीली नहीं लग रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब भाव था, जैसे उसे अभी अभी एहसास हुआ हो कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे नहीं, उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रखते हुए कहा। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं। मैं बस उसे घूरता रहा। मैं और क्या कर सकता था? उसने आगे कहा, बहुत असहज दिखते हुए। ये सच में अजीब है। मैं बहुत, बहुत माफ़ी चाहती हूँ। किस लिए माफ़ी? मैंने पूछा। यहाँ मेरी आवाज़ ठीक काम कर रही थी, जो कि अच्छा था। उसने ऐसा चेहरा बनाया जैसे वह सबसे खराब खबर देने वाली हो। खैर, देखो, मैं पुनर्जन्म के लिए जिम्मेदार देवी हूँ और खैर, थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। मैंने उसके जारी रखने का इंतज़ार किया। आज निया को मरना था, उसने सिसकते हुए कहा। तुम्हें नहीं, तुम्हें तो इस सब में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना था। मैं उसे देखता रहा। तो तुम कह रही हो कि मैं गलती से मर गया? असल में, हाँ, वह ऐसे दिख रही थी जैसे वह इन गुलाबी बादलों में से एक के नीचे रेंगना और छिपना चाहती हो। मुझे इसके लिए बहुत, बहुत अफसोस है। अध्याय 2, तोहफा। मैं उस देवी को घूर रहा था, जो उसने मुझे अभी अभी बताया था, उसे समझने की कोशिश कर रहा था। तो क्या पुनर्जन्म सच में होता है? मैंने पूछा। जैसे लोग सच में दोबारा जन्म लेते हैं। वह सिर हिलाती रही, अभी भी बहुत शर्मिंदा दिख रही थी। हाँ, ये बहुत सच है। हमारे पास इसके लिए एक पूरा तंत्र है। आत्माएं अपने कर्म, अपनी अधूरी इच्छाओं और इस तरह की चीज़ों के आधार पर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाती हैं। हे भगवान, मैंने सोचा, वे सभी कॉमिक्स और कहानियां जो मैंने लोगों के पुनर्जन्म के बारे में देखी थीं। वे सच में कुछ सही कह रही थीं।
ये तो पागलपन है, मैंने जोर से कहा। मैं हमेशा सोचता था कि जब आप मरते हैं तो बस खत्म, खेल खत्म। बिल्कुल नहीं, उसने कहा। अब थोड़ी सहज हो गई थी क्योंकि हम उसकी बड़ी गड़बड़ी के बारे में बात नहीं कर रहे थे। मृत्यु वास्तव में बस एक बदलाव है। ज्यादातर आत्माओं को दोबारा जन्म लेने पर अपने पिछले जीवन की याद नहीं रहती, लेकिन अनुभव उन्हें आकार देते हैं कि वे क्या बनते हैं। हम घंटों तक बात करते रहे। उसने समझाया कि अलग अलग दुनियाएं कैसे काम करती हैं, कुछ आत्माओं को पुनर्जन्म लेने पर विशेष शक्तियां कैसे मिलती हैं, और कैसे पूरा तंत्र लोगों को बढ़ने और सीखने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह ऐसा था जैसे कोई जो सच में उस जगह को चलाता है, वह मुझे मरने के बाद के जीवन का क्रैश कोर्स दे रहा हो। यह मेरे सोचे हुए से कहीं ज़्यादा शानदार है, मैंने सोचा। मेरा मतलब है, मरना बुरा है, लेकिन कम से कम मुझे इन सब पागलपन भरी चीज़ों के बारे में जानने को मिल रहा है। तो मैं किस दुनिया में जा रहा हूँ? मैंने आखिरकार पूछा। कृपया मुझे बताएं कि यह उन काल्पनिक दुनियाओं में से एक है जहाँ जादू और ड्रैगन होते हैं। उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उसे बताया हो कि उसका कुत्ता मर गया है। उस बारे में, उसने कहा, अपने हाथों से छेड़छाड़ करते हुए। एक और समस्या है। ज़रूर होगी, मैंने सोचा। ये बस एक साधारण गड़बड़ी नहीं हो सकती, है ना? किस तरह की समस्या? मैंने पूछा, भले ही मुझे पूरा यकीन था कि मैं जानना नहीं चाहता था। उसने गहरी सांस ली। खैर, आत्माओं के अनूठे हस्ताक्षर होते हैं। इसे एक फिंगरप्रिंट की तरह सोचो, लेकिन तुम्हारी आध्यात्मिक पहचान के लिए। जब किसी का पुनर्जन्म होना होता है तो उसके हस्ताक्षर सिस्टम में दर्ज हो जाते हैं। मैं बुरी खबर का इंतजार करता रहा। जो हस्ताक्षर दर्ज किया गया था वह निया का था, उसने जारी रखा। और चूंकि वह आज तुम्हारे हस्तक्षेप के कारण नहीं मरी, तो वह जगह अब उपलब्ध नहीं है। ठीक है, मैंने धीरे से कहा। तो तुम बस मेरे हस्ताक्षर को उसकी जगह दर्ज कर दोगी, है ना? उद्धरण चिन्ह। उसने सिर हिलाया। यह ऐसे काम नहीं करता। सिस्टम इन चीज़ों के बारे में बहुत सख्त है। मैं उचित अनुमति के बिना नए हस्ताक्षर नहीं जोड़ सकती, और उस प्रक्रिया में दशकों लग जाते हैं। हे भगवान, मैंने सोचा। ये बिल्कुल वहीं जा रहा है जहां मुझे लग रहा था। तो मेरा क्या होगा? मैंने पूछा। क्या मैं बस अस्तित्वहीन हो जाऊंगा? मुझे नहीं पता, उसने स्वीकार किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तकनीकी रूप से तुम्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए। मुझे मेरे सीने में एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। मेरा मतलब है, मैं आज एक बार मर चुका था, लेकिन पूरी तरह से गायब हो जाने का विचार किसी तरह उस कार वाली चीज से भी ज्यादा बुरा था। रुको रुको, उसने जल्दी से कहा, शायद मेरे चेहरे पर भाव को देखकर। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अगर मेरे सुपरवाइजर को पता चला कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है, तो मैं गंभीर मुसीबत में पड़ जाऊंगी। अचानक हमारे बीच हवा में एक पारदर्शी नीले रंग की खिड़की तैरती हुई दिखाई दी। ये बिल्कुल उन सभी वीडियो गेम और हल्के उपन्यासों, लाइट नॉवेल्स के सिस्टम विंडो जैसी दिख रही थी जो मैंने पढ़े थे। नहीं, यह नहीं हो सकता, मैंने इसे घूरते हुए सोचा। एक असली सिस्टम विंडो। यह अब तक की सबसे शानदार चीज़ है। मेरी उत्तेजना स्पष्ट रही होगी क्योंकि देवी ने मुझे अजीब तरह से देखा। क्या तुमने इस तरह के इंटरफेस पहले भी देखे हैं? हाँ, खेलों और कहानियों में, मैंने कहा, अभी भी खिड़की को घूरते हुए। लेकिन कभी असली नहीं। उसने इंटरफेस के अलग अलग हिस्सों पर टैप करना शुरू किया और जानकारी उस पर बहने लगी। मुझे तुम्हारे जीवन पर एक नज़र डालने दो और देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। खिड़की मेरे पूरे 16 साल के जीवन के एक हाइलाइट रील से भर गई। मैंने खुद को एक बच्चे के रूप में, स्कूल में, ज़्यादातर समय अकेले घूमते हुए, एक वीडियो गेम खेलते हुए, कॉमिक्स पढ़ते हुए, होमवर्क करते हुए देखा। यह अपने बारे में एक बहुत ही उबाऊ फिल्म देखने जैसा था। उसने कुछ मिनट बाद कहा। ये काफ़ी दुखद है, सच कहूँ तो। अरे, मैंने कहा, रक्षात्मक महसूस करते हुए। मेरा जीवन इतना भी बुरा नहीं था। आर्यन, तुम अपने किशोरावस्था के ज़्यादातर समय अकेले रहे हो, उसने कहा, स्क्रीन से नज़र हटाए बिना। पिछले 2 सालों में तुमने शायद 3 बार ही सहपाठियों से असली बातचीत की है। तुम हर दिन अकेले दोपहर का भोजन करते हो। तुम कभी किसी पार्टी में नहीं गए, कभी किसी के साथ डेट पर नहीं गए, कभी दोस्त बनाने की कोशिश, छोटी ईर्ष्या भी नहीं की। ठीक है, जब वह इसे इस तरह से कहती है तो ये सच में काफ़ी दयनीय लगता है, मैंने सोचा।
मुझे अकेला रहना पसंद है, मैंने कहा। लोग जटिल होते हैं, अपनी ही चीज़ करना ज़्यादा आसान होता है। उसने आखिरकार मेरी तरफ देखा और उसकी अभिव्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदारी वाली थी। तुम आहत होने से डरते हो, है ना? अकेले रहना ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि कोई तुम्हें अस्वीकार कर दे या तुम्हें छोड़ दे। ये सच नहीं है, मैंने कहा, लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, मैं जानता था कि वह शायद सही थी। आर्यन, तुमने आखिरी बार एक दोस्त बनाने की कोशिश मिडिल स्कूल में की थी, और जब वह लड़का चला गया तो तुमने फैसला किया कि किसी और के करीब ना आना बेहतर है। धिक्कार है, मैंने सोचा। वह सच में सब कुछ देख सकती है। देखो, मैं इस बारे में तुमसे बहस नहीं करूंगी, उसने कहा, सिस्टम विंडो की तरफ वापस मुड़ते हुए। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास एक समाधान है जो हम दोनों की मदद कर सकता है। उसने इंटरफेस पर टाइपिंग और टैप करना शुरू कर दिया जैसे वह कुछ कोडिंग कर रही हो। खिड़कियां बार बार पॉपअप हो रही थीं और गायब हो रही थीं, जो मैं पढ़ नहीं सकता था। तुम क्या कर रही हो? मैंने पूछा। मैं तुम्हें खाली हाथ जिंदगी में वापस नहीं भेज सकती, उसने कहा, अभी भी स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित की ए हुए। मुझे सफल हस्तक्षेपों का अपना कोटा पूरा करना है और तुम्हें बस मरने देना निश्चित रूप से सफल नहीं गिना जाएगा। और ज़्यादा खिड़कियां दिखाई दी और मैं उसे अलग अलग विकल्प चुनते और सेटिंग्स को समायोजित करते हुए देख सकता था। मैं तुम्हें एक सिस्टम दूंगी, उसने कहा। इसे इस पूरी गड़बड़ी की भरपाई के लिए एक तोहफे के रूप में सोचो। एक सिस्टम, उन इसेकाई कहानियों की तरह। एक जैसी अवधारणा, लेकिन मैं इसे तुम्हारी विशेष स्थिति के लिए अनुकूलित कर रही हूं, उसने कहा। आमतौर पर, मैं किसी को एक काल्पनिक दुनिया के लिए एक युद्ध प्रणाली या जादू प्रणाली दूंगी। लेकिन चूंकि तुम अपनी सामान्य जिंदगी में वापस जा रहे हो, उसने अपनी टाइपिंग रोक दी और मेरी तरफ देखा। मैं तुम्हें एक रोमांस लाइफ सिस्टम देने जा रही हूं। मैंने उसे देखते हुए पलकें झपकाईं। एक क्या? एक सिस्टम जो तुम्हें लोगों से जुड़ने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसने कहा। ये तुम्हें पूरा करने के लिए खोज देगा और तुम उन्हें करने के लिए पैसे और अंक कमाओगे। खोज तुम्हें दूसरों के साथ बातचीत करने, नई चीज़ें आजमाने और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करेगी। उद्धरण चिन्ह, ये सच में काफ़ी अच्छा लगता है, मैंने सोचा। और डरावना भी, लेकिन ज़्यादातर अच्छा। अगर मैं खोज नहीं करूं तो क्या होगा? मैंने पूछा। दंड कठोर नहीं है, उसने और समायोजन करते हुए कहा। हल्का पेट दर्द, शायद यहाँ वहाँ सिर दर्द। कुछ भी जो तुम्हें गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाए। तुम सिस्टम का उपयोग करते हो या नहीं, ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है। वह कुछ मिनटों के लिए शांत थी, इंटरफेस पर काम कर रही थी। मैंने उसे युद्ध, जादू और लेवलिंग नामक अनुभागों को बंद करते हुए देखा। फिर उसने एक खोज जनरेटर और एक अंक प्रणाली स्थापित करने में समय बिताया। तुम जो पैसा कमाते हो, वह तुम्हारे नियमित बैंक खाते में दिखाई देगा, उसने समझाया। कोई सवाल नहीं करेगा कि यह कहाँ से आया, सिस्टम उस सब को संभालेगा। अंकों का उपयोग तुम्हारे जीवन में छोटे सुधारों को खरीदने के लिए किया जा सकता है। बेहतर स्वास्थ्य, बढ़ा हुआ आत्मविश्वास, इस तरह की चीज़ें। मैंने थोड़ी देर सोचा। एक तरफ ऐसा लग रहा था कि वह मुझे सामाजिक बनने के लिए रिश्वत दे रही थी, जो कि थोड़ा अपमानजनक था। दूसरी तरफ मुझे जीवन का दूसरा मौका और एक असली वीडियो गेम सिस्टम मिल रहा था। उसे मना करना काफ़ी मुश्किल था। कोई चाल तो नहीं है? मैंने पूछा। क्या मैं गलती से अपनी आत्मा तो नहीं बेच दूंगा? कोई चाल नहीं है, उसने कहा। मैं बस चाहती हूं कि तुम्हारा जीवन उस जीवन से बेहतर हो जो तुम जी रहे थे। और स्वार्थवश, मुझे यह एक सफल हस्तक्षेप के रूप में गिनने की ज़रूरत है ताकि मुझे नौकरी से निकाला न जाए। खैर, जब वह इसे इस तरह से कहती है, मैंने सोचा, यहाँ सच में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, मैंने कहा, मैं इसे आजमाऊंगा। उसने पहली बार मुस्कुराया जब से यह पूरी बातचीत शुरू हुई थी। उत्कृष्ट, मुझे लगता है कि तुम इसे उम्मीद से ज़्यादा मददगार पाओगे। उसके सामने सिस्टम विंडो हरी चमकती हुई दिखाई दी और फिर गायब हो गई। ये हो गया, उसने कहा। सिस्टम अब तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब तुम अपने शरीर में वापस आओगे तो ये सक्रिय हो जाएगा। मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कुछ मुझे पीछे की तरफ खींच रहा हो। लगता है तुम्हारे जाने का समय हो गया है, उसने कहा, अपने बादल से उठते हुए। धन्यवाद, मैंने कहा, मुझे एक और मौका देने के लिए। नेहा को बचाने के लिए धन्यवाद, उसने जवाब दिया।
भले ही इससे ये सारी परेशानी हुई, फिर भी यह सही काम था। खिंचाव ज्यादा मजबूत हो गया और मेरे चारों ओर पेस्टल आसमान फीका पड़ने लगा। मैं देख रही हूंगी, उसने चिल्लाकर कहा जैसे ही सब कुछ अंधेरा हो गया। इस बार कुछ दोस्त बनाने की कोशिश करना, ठीक है। फिर मैं गिर रहा था और सब कुछ फिर से काला हो गया। अध्याय 3, पहला मिशन। मैं अपनी जिंदगी के सबसे खराब दर्द के साथ जागा। हे भगवान, मैंने सोचा, ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि मुझे क्या हुआ था। सब कुछ दुख रहा है। मेरी पसलियां ऐसी महसूस हो रही थीं जैसे किसी ने उन्हें बार बार लात मारी हो। मेरी बाईं बांह पर किसी तरह का प्लास्टर चढ़ा हुआ था और मेरे सिर में एक धड़कत हुआ दर्द था जिससे मुझे उल्टी करने का मन हो रहा था। मैंने हिलने की कोशिश की और तुरंत पछतावा हुआ। लगता है देवी ने मुझे वापस भेजते समय मेरे शरीर को ठीक करने की जहमत नहीं उठाई, मुझे एहसास हुआ। उसने बस मेरी आत्मा को इस टूटे हुए शरीर में ठूंस दिया। मैं वहां लेटा हुआ ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मैं कितनी बुरी तरह से घायल हूं, तभी मैंने कुछ अजीब देखा। मेरी बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर कोई सो रहा था। उसका सिर मेरे गद्दे पर रखा था, उसे तकिए की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वह निया थी। मैंने कुछ बार पलकें झपकाईं, ये सोचकर कि शायद मैं दर्द की दवा के कारण मतिभ्रम कर रहा हूं या कुछ और। लेकिन नहीं, वह निश्चित रूप से वहीं थी। उसके सुनहरे बाल अस्पताल की सफ़ेद चादरों पर फैले हुए थे और वह अभी भी अपनी स्कूल की वर्दी पहने हुए थी। ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने सोचा। मैंने दीवार पर लगी घड़ी को देखा। दोपहर के 2:15 बज रहे थे। एक बुधवार को। क्या उसे अभी क्लास में नहीं होना चाहिए था? क्या उसने मेरे बेहोश होने पर यहाँ बैठने के लिए स्कूल छोड़ दिया? उद्धरण। यह पागलपन लग रहा था। हमने पहले कभी कोई असली बातचीत नहीं की थी। मुझे उसका नाम पता था, उसे मेरा पता था, बस इतना ही था। वह इतनी परवाह क्यों करेगी कि स्कूल छोड़ दे और एक असुविधाजनक अस्पताल की कुर्सी पर बैठे? शायद वह जो हुआ उसके लिए खुद को दोषी मानती है, मैंने सोचा। शायद उसे लगता है कि मेरे घायल होने की उसकी गलती है। जब वह सो रही थी तो मैंने उसके चेहरे का अध्ययन किया। वह थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसका मेकअप पूरा फैला हुआ था। उसका हमेशा का बेदाग रूप पूरी तरह से बिगड़ गया था, लेकिन इस तरह भी वह अभी भी बहुत खूबसूरत थी। मैं उसके इतना करीब कभी नहीं आया था। सच कहूं तो मैं किसी भी लड़की के इतना करीब कभी नहीं आया था। उसके बाल सच में इतने रेशमी थे जितने कि क्लासरूम से दिखते थे। उनका रंग एक अच्छा पीला था जो खिड़की से आने वाली रोशनी को पकड़ रहा था। और उसकी खुशबू बड़ी ही अच्छी थी, किसी तरह के फल वाले शैम्पू जैसी। मैं आखिरी बार किसी लड़की के इतना करीब कब था? मैंने सोचा। कभी नहीं, यही जवाब है। उसके आसपास होने से मैं एक तरह से घबरा रहा था जिसका मैं आदी नहीं था। मेरी धड़कन तेज हो रही थी और यह सिर्फ दर्द के कारण नहीं था। मैंने ज़्यादा आरामदायक होने के लिए अपनी स्थिति बदलने की कोशिश की और बिस्तर से एक जोरदार किक की आवाज़ निकली। नेहा की आंखें तुरंत खुल गईं। आर्यन, उसने कहा, उसकी आवाज़ नींद भरी और भ्रमित थी। उसने अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखा और मैंने देखा कि जब उसे एहसास हुआ कि मैं जाग गया हूं तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। हे भगवान, उसने कहा, अपनी कुर्सी पर सीधा बैठते हुए। तुम जाग गए हो। तुम सच में जाग गए हो। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वह आगे बढ़ी और मेरे चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी हथेलियां मेरे गालों पर गर्म थीं और वह मेरी आंखों में ऐसे देख रही थी जैसे वह ये सुनिश्चित कर रही हो कि छोटी ई, मैं सच में वही हूँ। क्या तुम ठीक हो? उसने बहुत तेजी से बात करते हुए पूछा। तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या कुछ दुख रहा है? क्या मुझे नस को बुलाना चाहिए? मुझे नस को बुलाना चाहिए, है ना? मैं उसकी आंखों में आंसू बनते हुए देख सकता था और मेरे सीने में कुछ अजीब हुआ। यह एक गर्म एहसास था जिसका मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वह सच में परवाह करती है, मैंने सोचा। वह यहाँ बैठकर मेरे बारे में चिंतित रही है। किसी ने भी मेरी इस तरह परवाह नहीं की थी। मेरे माता पिता ने भी नहीं। सच कहूँ तो वे हमेशा काम में इतने व्यस्त रहते थे कि जो मैं कर रहा था उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। मैं ठीक हूँ, मैंने कहा, भले ही मैं निश्चित रूप से ठीक नहीं था। तुम ये कहने की हिम्मत भी मत करो कि तुम ठीक हो, उसने कहा। मेरे चेहरे पर उसकी पकड़ थोड़ी सख्त हो गई। तुम लगभग मर गए थे, आर्यन। तुम 2 दिनों से बेहोश थे। 2 दिन, मैंने सोचा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी थकी हुई दिख रही है।
तुम पूरे समय यहाँ थी? मैंने पूछा। उसने हाँ में सिर हिलाया, अपने हाथ की पीठ से अपनी आंखों को पोंछते हुए। मैं बस छोड़ नहीं सकती थी। तुमने मेरे लिए जो किया उसके बाद। मैं उसे बताना चाहता था कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन शब्द मेरे गले में अटक गए। जिस तरह से वह मुझे देख रही थी, उसकी आंखों में इतनी चिंता और कृतज्ञता थी। किसी ने मुझे पहले कभी इस तरह से नहीं देखा था। जब ये लड़की चिंतित होती है तो ये बहुत प्यारी लगती है, मैंने सोचा। फिर अचानक मेरे चेहरे के ठीक सामने एक नीली खिड़की दिखाई दी। ये पारदर्शी थी, किसी वीडियो गेम की तरह, और निया ने इसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। रोमांस लाइफ सिस्टम सक्रिय हुआ। मैं इसे घूर रहा था, मुझे देवी के साथ अपनी बातचीत याद आई। तो यह असली था। उसने मुझे जो सिस्टम दिया था वह सच में काम कर रहा था। उपयोगकर्ता पंजीकरण पूर्ण। नाम आर्यन शर्मा। आयु 16। स्थिति बड़ी चोटों से उबर रहा है। वर्तमान जीवन मूल्यांकन। सामाजिक संबंध 0। आत्मविश्वास स्तर 2/10। रोमांस अनुभव 0/10। दोस्ती अंक 0। ओह, मैंने सोचा। सिस्टम, तुमने मुझे पूरी तरह से उजागर कर दिया। मिशन उपलब्ध। उद्देश्य, निया वर्मा से दोस्ती करें। इनाम 5,000 भारतीय रुपये। समय सीमा 30 दिन। विफलता का दंड 24 घंटे के लिए हल्का पेट दर्द। मिशन स्वीकार करें। हाँ नहीं। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। 5,000 रुपये सिर्फ निया से दोस्ती करने के लिए। यह मेरे पूरे जीवन में मेरे पास रहे पैसों से ज्यादा था। लेकिन फिर वास्तविकता ने मुझे मारा। ये निया वर्मा थी, स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़कियों में से एक। उसके पास शायद पहले से ही दर्जनों दोस्त थे। वह मेरे जैसे किसी से क्यों दोस्ती करना चाहेगी? आर्यन, उसने कहा, मेरे चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाते हुए। तुम फिर से खो गए हो। क्या तुम्हें चक्कर आ रहा है? क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? मैंने पलकें झपकाईं और सिस्टम विंडो की बजाय उस पर ध्यान केंद्रित किया। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। बस सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है। वह अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई, लेकिन मुझे सावधानी से देखती रही, जैसे उसे चिंता हो कि मैं फिर से बेहोश हो सकता हूँ। तुमने मुझे सच में डरा दिया था, उसने धीरे से कहा। जब तुमने मुझे रास्ते से हटाया और उस कार ने तुम्हें टक्कर मार दी। मुझे लगा कि तुम सड़क पर ही मर जाओगे। मुझे भी लगा था, मैंने सोचा। मैं सोचती रही कि यह मुझे होना चाहिए था, उसने जारी रखा। मैं लापरवाह थी, मुझे संगीत सुनने की बजाय ध्यान देना चाहिए था। ऐसा मत कहो, मैंने कहा। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। लेकिन अगर मैंने ईयरबड्स नहीं पहने होते तो तुम शायद कार की आवाज़ सुन लेती और रास्ते से हट जाती, मैंने टोकते हुए कहा। या शायद नहीं हटती। दोनों ही तरह से, जो हुआ सो हुआ। इसके बारे में खुद को कोसने का कोई मतलब नहीं है। उसने मुझे एक लंबे पल के लिए देखा और मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या सोच रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने आखिरकार पूछा। हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं। मैंने इसके बारे में सोचा। मैंने ऐसा क्यों किया था? ऐसा नहीं था कि मैंने एक हीरो बनने की योजना बनाई थी या कुछ और। मैंने बस उसे मुसीबत में देखा और प्रतिक्रिया दी। तुम मुसीबत में थी, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, जो एक गलती थी क्योंकि इससे मेरी पसलियां बुरी तरह से दुखने लगीं। ये सही काम लगा। ज्यादातर लोग बस चेतावनी देते या मदद के लिए बुलाते, उसने कहा। तुमने तो हिचकिचाया भी नहीं। तुम बस एक ऐसे इंसान को बचाने के लिए सीधे ट्रैफिक में भाग गए जिसे तुम मुश्किल से जानते हो। सिस्टम विंडो अभी भी वहां तैर रही थी, मेरे स्वीकार करने या अस्वीकार करने का इंतजार कर रही थी। 5,000 रुपये एक ऐसी लड़की से दोस्ती करने के लिए जो पहले से ही यहाँ मेरी देखभाल कर रही थी और जो इस बात से बहुत चिंतित थी कि मैं ठीक हूँ या नहीं। शायद यह उतना असंभव नहीं होगा जितना मैंने सोचा था, मैंने सोचा। लेकिन फिर यह अभी भी निया वर्मा थी। सिर्फ इसलिए कि वह मेरी दुर्घटना के बारे में दोषी महसूस कर रही थी, इस का मतलब यह नहीं था कि वह सच में मुझसे दोस्ती करना चाहती थी। एक बार जब मैं अस्पताल से बाहर आ जाऊंगा और चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, तो वह शायद अपने लोकप्रिय दोस्तों के साथ घूमने लगेगी और भूल जाएगी कि मैं मौजूद भी था। लेकिन 5,000 रुपये, मैंने सोचा, ये बहुत पैसा है। आर्यन, उसने फिर से कहा, तुम बार बार खो जाते हो। क्या तुम सच में ठीक महसूस कर रहे हो? अध्याय 4, स्वीकार। मैं ठीक हूँ, सच में, मैंने कहा, इस बार ज्यादा आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए। बस अभी भी लगभग मर गया,
वाली बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम जानती हो। नेहा आश्वस्त नहीं लग रही थी। वह उन चिंतित आंखों से मुझे देखती रही, जैसे वह उम्मीद कर रही हो कि मैं किसी भी पल फिर से बेहोश हो जाऊंगा। वह इस दोष वाली बात को सच में गंभीरता से ले रही है, मैंने सोचा। शायद मुझे माहौल हल्का करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा मैंने एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ जोड़ा, अगर मुझे मरना ही होता तो मैं अब तक मर चुका होता। मैं हार मानने के लिए बहुत जिद्दी हूँ। इस पर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई जो एक प्रगति थी। इस बारे में मजाक मत करो, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ पहले से कम घबराई हुई थी। तुमने मुझे सच में डरा दिया था। मैं बातचीत जारी रखना चाहता था, आंशिक रूप से क्योंकि उसे ध्यान भटकाने की ज़रूरत थी, और आंशिक रूप से क्योंकि वह सिस्टम विंडो अभी भी वहाँ जवाब का इंतज़ार कर रही थी। 5,000 रुपये को नज़र अंदाज करना मुश्किल था। तो स्कूल कैसा रहा? मैंने पूछा। मुझे लगता है कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ छोड़ दी है, मेरी किस्मत को जानते हुए। उसके चेहरे के भाव बदल गए और वह शर्मिंदा लग रही थी। असल में उस बारे में हमारा कल एक टेस्ट है। रसायन विज्ञान का। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा, अपना सिर तकिए के खिलाफ गिरने देते हुए। क्योंकि लगभग मरना काफ़ी बुरा नहीं था। अब मुझे एक टेस्ट में फेल भी होना है। नहीं नहीं, उसने जल्दी से कहा, अपनी कुर्सी में आगे झुकते हुए। मैंने पहले ही श्रीमान वर्मा से इस बारे में बात तय कर ली है। वह कल स्कूल के बाद यहाँ आकर तुम्हें टेस्ट देंगे। उन्होंने कहा कि अगर तुम ठीक महसूस करते हो तो तुम इसे अस्पताल में ही दे सकते हो। मैंने उसे घूरा। तुमने मेरे बारे में हमारे रसायन विज्ञान के शिक्षक से बात की? उद्धरण चिन्ह। उसने हाँ में सिर हिलाया और भी ज़्यादा शर्मिंदा दिख रही थी। मैंने सोचा कि तुम चीज़ें छूटने के बारे में चिंतित होगे, इसलिए मैंने हमारे सभी शिक्षकों से पूछा कि वे असाइनमेंट और टेस्ट के बारे में क्या करना चाहते हैं। उसने क्या किया? मैंने सोचा, वह मेरे स्कूल के काम के बारे में शिक्षकों से पूछने गई। नेहा के शिक्षकों के पास जाकर मेरी शैक्षणिक स्थिति के बारे में पूछने का विचार इतना अजीब था कि मैं इसे समझ भी नहीं पा रहा था। कब किसी ने इस बात की परवाह की थी कि मैं अपनी कक्षाओं में पास होता हूँ या नहीं? तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने कहा। मैं चाहती थी, उसने जवाब दिया, अपने हाथों से छेड़छाड़ करते हुए। तुम जानते हो, जो तुमने मेरे लिए किया उसके बाद ये सबसे कम था जो मैं कर सकती थी। मैंने एक ऐसा चेहरा बनाया जो शायद अस्पताल के बिस्तर पर दर्द निवारक दवाओं से भरे हुए रसायन विज्ञान का टेस्ट देने के विचार पर काफ़ी हास्यास्पद था। पूरी स्थिति इतनी बेतुकी थी कि मुझे उसे मजाकिया लगने से रोक नहीं पाया। उसने मेरा भाव देखा और हंसने लगी। सिर्फ एक विनम्र छोटी सी हंसी नहीं, वह सच में ठहाके लगा रही थी, शांत रहने की कोशिश करने के लिए अपने मुंह को अपने हाथ से ढक रही थी। क्या हुआ? मैंने पूछा, भले ही मैं भी उसकी हंसी सुनकर मुस्कुराने लगा था। तुम्हारा चेहरा, उसने हंसते हंसते कहा। तुम ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी ने तुम्हें बताया हो कि क्रिसमस रद्द हो गया है। लगभग वैसा ही महसूस हो रहा है, मैंने कहा। अस्पताल के बिस्तर पर रसायन विज्ञान का टेस्ट देना किसी तरह का क्रूर और असामान्य दंड है। वह इस पर और भी जोर से हंसी, और मैंने खुद को मुस्कुराते समय उसके चेहरे को बदलते हुए देखा। उसकी पूरी अभिव्यक्ति रोशन हो गई और उसकी आंखों के चारों ओर की चिंता की लकीरें गायब हो गईं। क्या ये सच में इतना आसान है? मैंने सोचा। मैं बस अपनी तरह व्यवहार करता हूँ और वह हंसती है। मैंने हमेशा सोचा था कि लोगों को हंसाने के लिए किसी तरह के विशेष कौशल या समय की ज़रूरत होती है जो मेरे पास नहीं था। लेकिन यहाँ मैं था, बस एक टेस्ट के बारे में शिकायत कर रहा था, और नेहा ऐसे हंस रही थी जैसे मैंने अब तक का सबसे अच्छा चुटक छोटे ओला सुनाया हो। शायद मैं उतना उबाऊ नहीं हूँ जितना मैंने सोचा था। उसकी हंसी एक ज़ोरदार गड़गड़ाहट की आवाज़ से रुक गई जो कहीं से भी आई थी। मुझे ये समझने में एक सेकंड लगा कि यह मेरे पेट की आवाज़ थी। नेहा ऐसे उछली जैसे उसे बंदूक की गोली से झटका लगा हो। हे भगवान, उसने कहा, भयभीत दिखते हुए। मैं पूरी तरह से भूल गई थी। मैं तुम्हारे लिए दोपहर का भोजन लाई हूँ। वह अपनी कुर्सी के बगल में पहुंची और एक बैग उठाया जो मैंने पहले नहीं देखा था। मैंने घर पर बहुत ज़्यादा बना लिया था और सोचा कि शायद जब तुम जागोगे तो तुम्हें भूख लगी होगी, उसने समझाया। बैग लते हुए और एक कंटेनर निकालते हुए। मेरा मतलब है, मुझे यकीन नहीं था कि तुम अभी भी ठोस खाना खा पाओगे, लेकिन उसने कंटेनर खोला और खुशबू मुझे तुरंत लगी। चावल, किसी तरह का मांस, सब्जियां।
इसकी खुशबू शानदार थी, जो कुछ कह रही थी, ये देखते हुए कि अस्पताल की हवा आमतौर पर हर चीज़ को अजीब कर देती है। ये तुमने बनाया है? मैंने पूछा। ये बस मीट बॉल और कुछ सब्जियों के साथ चावल है, उसने कहा, फिर से शर्मिंदा दिख रही थी। कुछ भी खास नहीं। उसने मुझे कंटेनर और एक कांटा दिया। मेरा दाहिना हाथ ठीक था, इसलिए मैं कांटे को ठीक से पकड़ सकता था, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए खाते समय समन्वय करना जी तना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मुश्किल था। इस बारे में अजीब मत बनो, मैंने खुद से कहा। बस एक सामान्य इंसान की तरह खाना खाओ। लेकिन मैं घबरा रहा था। नेहा ठीक वहीं बैठी मुझे देख रही थी, और मैं एक हाथ से चावल खाने के लिए संघर्ष करते हुए एक बेवकूफ़ की तरह नहीं दिखना चाहता था। इसके अलावा, ये पहली बार आ रहा था जब किसी लड़की ने मेरे लिए खाना बनाया था। यह एक बड़ी बात थी, भले ही उसने शायद बस गलती से ज़्यादा बना दिया हो। मैं बिना गिराए चावल और मीट बॉल का एक कांटा खाने में कामयाब रहा। मीट बॉल सच में अच्छा था, सही ढंग से मसालेदार और बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं। चावल भी सही था, न तो लसदार और न ही कच्चा। ये सच में बहुत अच्छा है, मैंने निगलने के बाद कहा। नेहा का पूरा चेहरा फिर से खिल उठा। सच में, तुम सिर्फ अच्छा बनने के लिए तो नहीं कह रहे हो। मैं इतना विनम्र नहीं हूँ, मैंने एक और कौर लेते हुए कहा। अगर यह खराब होता तो मैं शायद बस इसे चुपचाप खा लेता और ढोंग करता कि यह ठीक है। लेकिन ये सच में अच्छा है। वह इतनी जोर से मुस्कुराई कि मुझे लगा कि उसका चेहरा फट जाएगा। ऐसा था जैसे मैंने उसे दुनिया का सबसे अच्छा तारीफ दे दिया हो, बजाय इसके कि मैंने बस ये कहा कि उसका खाना खराब नहीं था। वह इस बात से इतनी खुश क्यों है? मैंने सोचा, क्या वह हर समय खाना नहीं बनाती है? मैं खाता रहा और निया अपनी कुर्सी में वापस बैठ गई। जब से मैं जागा था तब से वह बहुत ज़्यादा आराम से दिख रही थी। खाना मेरे पेट में खालीपन को भरने में मदद कर रहा था, और दर्द के अलावा कुछ और पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा था। तो मैंने खाने के बीच में कहा, इसे बनाने में तुम्हें कितना समय लगा? ज़्यादा नहीं, उसने कहा। शायद 30 मिनट। मैं वैसे भी ज़्यादातर रातों में अपने परिवार के लिए रात का खाना बनाती हूँ। ज़्यादातर रातें। मैंने सोचा, यह मेरे घर पर जितनी जिम्मेदारी है उससे कहीं ज़्यादा है। मेरे माता पिता आमतौर पर बस टेकआउट ऑर्डर करते थे या फ्रोज़न डिनर बनाते थे। मेरे उम्र के किसी व्यक्ति का नियमित रूप से असली खाना बनाना काफ़ी प्रभावशाली था। यह अच्छा है, मैंने कहा। मैं मुश्किल से टोस्ट भी बिना जलाए नहीं बना सकता। जब तुम इसकी आदत डाल लोगे तो यह इतना मुश्किल नहीं है, उसने कहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कभी सिखा सकती हूँ। मैं लगभग अपने चावल पर अटक गया। क्या उसने मुझे खाना बनाना सिखाने की पेशकश की? क्या दोस्ती ऐसी महसूस होती है? मैंने सोचा, सिस्टम विंडो पर नज़र डालते हुए जो अभी भी मेरे मिशन को स्वीकार करने का इंतज़ार कर रही थी। इसके बारे में ज़्यादा सोचने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने मिशन स्वीकार कर लिया और खिड़की गायब हो गई। अध्याय 5, खुश। जब तक मिलने का समय खत्म हुआ, निया उस समय से ज़्यादा आराम से दिख रही थी जब मैं पहली बार जागा था। उसकी आंखों के चारों ओर की चिंता की लकीरें ज़्यादातर गायब हो गई थीं, और वह अब अपने हाथों से छेड़छाड़ नहीं कर रही थी। मैं कल स्कूल के बाद वापस आऊंगी, उसने कहा, अपना सामान समेटते हुए। जब तक कि तुम न चाहो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती अगर तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। तुम मुझे परेशान नहीं कर रही हो, मैंने कहा। सच में, किसी से बात करना अच्छा है। उस पर वह मुस्कुराए। ठीक है, अच्छा है। तो फिर कल मिलते हैं। उसके जाने के बाद कमरा बहुत ज़्यादा शांत महसूस हुआ। मुझे उसके वहाँ होने की आदत हो गई थी, जो अजीब था क्योंकि मैं आमतौर पर अकेला रहना पसंद करता था। मैं आखिरी बार कब सच में चाहता था कि कोई मेरे साथ रहे? मैंने सोचा, मुझे याद नहीं था। आमतौर पर जब लोग मेरे साथ घूमने की कोशिश करते थे तो मैं जाने के बहाने ढूंढता था या बस उनके उबने और चले जाने का इंतज़ार करता था। लेकिन निया किसी तरह अलग थी। उससे बात करना काम जैसा नहीं लग रहा था। मैंने बेडसाइड टेबल पर रखे अपने फ़ोन तक हाथ बढ़ाया। नर्सें इसे दुर्घटनास्थल से मेरे बैग के साथ ले आई थीं। आश्चर्यजनक रूप से, ये पूरी तरह से ठीक था। केस ने अपना काम कर दिया था। मैंने सबसे पहले स्कूल के ग्रुप चैट को खोला, पिछले 2 दिनों के संदेशों को स्क्रॉल करते हुए। लोग होमवर्क के बारे में बात कर रहे थे, शिक्षकों के बारे में शिकायत कर रहे थे, मीम्स साझा कर रहे थे। सामान्य चीज़ें। मेरे बारे में कुछ नहीं। मैंने अपनी क्लास के ग्रुप चैट को अगली बार देखा। वही बात,
कुछ लोग रसायन विज्ञान के टेस्ट के बारे में पूछ रहे थे, कोई इतिहास की क्लास से नोट्स साझा कर रहा था, लेकिन इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि उनका एक सहपाठी कार दुर्घटना में था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या उम्मीद कर रहा था, मैंने सोचा। ये लोग मेरी परवाह नहीं करते कि मेरे बारे में बात करें। ऐसा नहीं था कि मुझे आश्चर्य हुआ या कुछ और। मैंने अपनी क्लास में किसी से भी जुड़ने के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं की थी, तो वे मेरी परवाह क्यों करेंगे कि मुझे क्या हुआ। लेकिन इसे इस तरह से देखना, ये देखना कि मेरी अनुपस्थिति का कितना कम प्रभाव पड़ा था, फिर भी थोड़ा निराशाजनक था। मैं अपना फ़ोन रखने ही वाला था कि वह बजने लगा। माँ की कॉन्टैक्ट फ़ोटो स्क्रीन पर भर गई। आखिरकार, मैंने सोचा। मैं सोच रहा था कि वे कब फ़ोन करेंगे। नमस्ते, माँ, मैंने कहा, तीसरे रिंग पर जवाब देते हुए। आर्यन, ओह, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो, उसने कहा, और मैं उसकी आवाज़ में राहत सुन सकता था। मुझे बहुत अफसोस है कि हम वहाँ नहीं हो सके। हमें जो सबसे पहली फ़्लाइट मिल सकती है वह शुक्रवार की है। ये ठीक है, मैंने कहा। मैं समझता हूँ। काम तो काम है। मेरे माता पिता पिछले 1 साल से विदेश में काम कर रहे थे, किसी तरह का कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था जिससे बहुत पैसा मिलता था। वे नियमित रूप से घर पर पैसे भेजते थे और हर कुछ हफ्तों में फ़ोन करते थे, लेकिन वे ज़्यादा आसपास नहीं थे। मुझे इसकी आदत हो गई थी। तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने पूछा। अस्पताल ने कहा कि तुम्हारी कुछ पसलियां टूटी हैं और एक कंकशन है। हाँ, लेकिन मैं ठीक हूँ। बस दर्द है। डॉक्टरों ने कहा कि मैं कुछ दिनों में घर जा पाऊंगा। हमने थोड़ी देर दुर्घटना के बारे में, मेरी चोटों के बारे में, स्कूल के बारे में बात की। सामान्य मात, आप पिता वाली बातें। मैंने उसे रसायन विज्ञान के टेस्ट के बारे में बताया और कैसे निया ने मेरे असाइनमेंट के बारे में मेरे शिक्षकों से बात की थी। ये तो उससे अच्छा था, उसने कहा। वह एक अच्छी दोस्त लगती है। हाँ, वह। मैं रुका, निया को एक बड़ी बात जैसा महसूस कराए बिना समझाने की कोशिश करते हुए। वह सच में मददगार रही है। तुम अलग लग रहे हो, उसने अचानक कहा। अलग कैसे? खुश, मुझे लगता है। तुम्हारी आवाज़ सामान्य से ज़्यादा हल्की लग रही है। मैंने पलकें झपकाईं। क्या मैं खुश लग रहा था? मैं खास तौर पर खुश महसूस नहीं कर रहा था। मैं टूटी हुई पसलियों और एक कंकशन के साथ अस्पताल के बिस्तर पर फंसा हुआ था। इसमें खुश होने जैसा क्या था? लेकिन फिर मैंने निया के बारे में सोचा कि कैसे वह यहाँ बैठकर मेरे बारे में चिंतित रही थी, कैसे उसने मेरे लिए खाना बनाया था, कैसे वह मेरे बेवकूफ़ी भरे चुटकुलों पर हंसी थी, कि उससे बात करना कितना आसान था। ओह यार, मैंने सोचा, अगर यह जारी रहा तो मैं उस पर मोहित हो सकता हूँ और यह एक बहुत बड़ा नहीं है। यह एहसास मुझे पेट में मूके की तरह लगा। मुझे पहले से ही निया पसंद आने लगी थी। सिर्फ एक दोस्त के रूप में नहीं, बल्कि सच में वह पसंद आ रही थी। जो लगभग 10 लाख कारणों से एक बहुत बुरा विचार था। पहला, वह मेरी पहुंच से बहुत बाहर थी। दूसरा, वह सिर्फ इसलिए अच्छी बन रही थी क्योंकि वह दुर्घटना के बारे में दोषी महसूस कर रही थी। तीसरा, मेरे पास रिश्तों का शून्य अनुभव था और मैं शायद इसे पूरी तरह से गड़बड़ कर देता। और चौथा, एक बार दिल टूटना काफ़ी था। आर्यन, माँ ने कहा, तुम अभी भी वहाँ हो? हाँ, माफ़ी, बस थका हुआ हूँ। खैर, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, उसने कहा। और मुझे खुशी है कि कोई तुम्हारी देखभाल कर रहा है। ये निया लड़की खास लगती है। यही समस्या है, मैंने सोचा। वह खास है, और मैं नहीं हूँ। मुझे शायद थोड़ी नींद लेनी चाहिए, मैंने कहा। दर्द निवारक दवाएं मुझे सुस्त बना रही हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बेटा। पापा भी तुम्हें प्यार भेजते हैं। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, माँ। फ़ोन रखने के बाद, मैं बहुत देर तक छत को घूरता रहा। मैं वह सोचना बंद नहीं कर सका जो उसने कहा था, कि मैं खुश लग रहा था, कि मेरी आवाज़ सामान्य से ज़्यादा हल्की थी। क्या मैं सच में पहले इतना दुखी था? मैंने सोचा, मेरा मतलब है, मुझे पता था कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशमिजाज लड़का नहीं था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मैं हर समय उदास लग रहा था। मुझे लगा कि मैं बस सामान्य हूँ, शांत, शायद, लेकिन दुखी नहीं। लेकिन जितना ज़्यादा मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे उतना ही ज़्यादा एहसास हुआ कि माँ शायद सही थी। मैं कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा दुखी था। किसी नाटकीय, रोने रोने वाली तरह से नहीं, बल्कि यह एक निरंतर निम्न स्तरीय खालीपन की तरह था जिसकी मुझे इतनी आदत हो गई थी कि मैंने इसे अब नोटिस भी नहीं किया।
जैसे अष्टभूमि का शोर जो आपको तभी एहसास होता है जब वह बंद हो जाता है। मैंने आखिरी बार याद करने की कोशिश की कि मैं कब किसी चीज़ के लिए सच में उत्सुक था। सिर्फ सप्ताहांत तक समय गुजारने के लिए नहीं, बल्कि सच में कुछ होने के बारे में उत्साहित होना। कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे एहसास हुआ। ये काफ़ी दुखद है। अध्याय 6, उसने सच में ऐसा किया। मेरी दैनिक दिनचर्या महीनों से एक जैसी थी। सुबह उठो, स्कूल जाओ, दोपहर के भोजन पर अकेले बैठो, घर आओ, गेम खेलो या कॉमिक्स पढ़ो, होमवर्क करो, सो जाओ। हफ्ते में 5 दिन इसे दोहराओ। सप्ताहांत बस वही चीज़ें लंबी होती थी जिसमें स्कूल का हिस्सा नहीं होता था। मैं खुद से कहता था कि मुझे अकेला रहना पसंद है क्योंकि यह आसान था। कोई ड्रामा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई निराश करने वाला नहीं। लेकिन शायद असली वजह ये थी कि मैं डरा हुआ था। कोशिश करके असफल होने से डरता था। खुद को बाहर रखने और लोगों के मुझे अस्वीकार करने से डरता था। जैसे अमन के साथ मिडिल स्कूल में हुआ था। मैंने सोचा, अमन 7वीं कक्षा में मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। हम हर दिन घूमते थे, वही खेल खेलते थे, वही शो पसंद करते थे। मैंने सोचा था कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे। फिर उसके पिताजी को एक नई नौकरी मिली और वे गर्मियों में दूसरे शहर चले गए। हमने थोड़ी देर के लिए संदेश भेजे, लेकिन ये कम और कम हो गया। आखिरकार उसने जवाब देना पूरी तरह से बंद कर दिया। शायद उसने अपने नए स्कूल में नए दोस्त बना लिए और मुझे पूरी तरह से भूल गया। ये जितना मैं स्वीकार करना चाहता था उससे कहीं ज़्यादा दर्दनाक था। सिर्फ एक दोस्त को खोना नहीं, बल्कि यह एहसास होना कि किसी का तुम्हारे जीवन से बस गायब हो जाना कितना आसान था। एक दिन तुम उनके लिए महत्वपूर्ण हो, अगले दिन नहीं। तो मैंने फैसला किया कि किसी से भी जुड़ना ज़्यादा सुरक्षित है। अगर तुम परवाह नहीं करते तो चोट नहीं लग सकती, है ना? सिवाय इसके कि वह योजना काफ़ी बेकार थी, मैंने सोचा। सुरक्षित रहना बहुत उबाऊ है। और अकेलापन, सच में बहुत ज़्यादा अकेलापन। भले ही मैंने खुद को यकीन दिला दिया था कि मुझे ये तरीका ज़्यादा पसंद है। लेकिन आज, निया से बात करते हुए, मुझे याद आया कि किसी से सच में जुड़ना कैसा लगता है। किसी के होने का बड़ी ही परवाह करना कि तुम ठीक हो या नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हंसना जिसे तुम मजाकिया लगते हो। यह अच्छा लगा, सच में अच्छा लगा। जैसे बहुत देर तक सांस रोककर रखने के बाद गहरी सांस लेना। कोई आश्चर्य नहीं कि माँ ने कहा कि मैं अलग लग रहा था, मैंने सोचा। मैं शायद सालों से इतना आराम से नहीं लगा था। अजीब बात यह थी कि निया से बात करना ज़बरदस्ती या अजीब नहीं लगा जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। मैं उस पल का इंतज़ार करता रहा जहां मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा या मैं कुछ बेवकूफ़ी भरी बात कहूँगा और सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने इसे किसी तरह आसान बना दिया। जब मैंने मजाक किया, वह हंसी। जब मैं गंभीर था, उसने सुना। जब मैं चुप हो गया, तो उसने बिना मतलब की बातों से चुप्पी भरने की कोशिश नहीं की। लेकिन मुझे ज़्यादा करीब नहीं होना चाहिए। मैं उसकी स्कूल की छवि या कुछ और बर्बाद कर सकता हूँ। उद्धरण, वह विचार, निया के लिए चीज़ें गड़बड़ करने के बारे में, मेरे साथ अटक गया। क्या होगा अगर लोग उसके साथ सिर्फ इसलिए अलग व्यवहार करने लगें क्योंकि उसे मेरे जैसे किसी से देखा गया? यह उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मैंने उसकी लोकप्रिय दोस्तों को उसे अजीब तरह से देखते हुए या अफवाहें शुरू होते हैं छोटे हुए सोचा। इससे मेरे पेट में थोड़ी हलचल हुई। और फिर वह शायद बस दोषी महसूस कर रही है, वाला कौन था? यह एक बड़ी बात थी। एक बार जब मैं अस्पताल से बाहर आ जाऊंगा और वह मेरे लिए जिम्मेदार महसूस नहीं करेगी, तो क्या वह बस अपनी सामान्य जिंदगी में वापस चली जाएगी और भूल जाएगी कि मैं मौजूद भी था? ऐसा होने की संभावना ज़्यादा थी। या शायद मैं बस खुद को फिर से चोट पहुंचाने के लिए तैयार कर रहा था। मेरा दिमाग इस पूरी चीज़ के खराब विचार होने के सभी कारण बाहर फेंकता रहा कि मुझे बस अकेले रहना चाहिए। यह ज़्यादा सुरक्षित था, है ना? निश्चित रूप से कम जटिल। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने पहले उससे बात करते हुए कैसा महसूस किया था। कितना अच्छा था कि मैंने वह खालीपन नहीं वाला एहसास कितने समय से महसूस नहीं किया था। माँ सही थी, मैं बहुत समय से दुखी था, भले ही मैं खुद से स्वीकार नहीं करना चाहता था। शायद सुरक्षित होना बस दुखी और अकेला होने का दूसरा शब्द था। और वह बेकार था। हाँ, शायद ये पूरी नया वाली चीज़ अस्थायी थी। शायद वह अच्छी होना बंद कर देगी जब वह और ज़्यादा दोषी महसूस नहीं करेगी। या शायद मैं इसे किसी तरह से गड़बड़ कर दूंगा।
इसे गलत जाने के लाखों तरीके थे और मेरा दिमाग हर एक को सूचीबद्ध करने में उत्कृष्ट था। लेकिन भले ही ऐसा था, मैंने फैसला किया कि मैं इसका आनंद लूंगा जब तक ये चलता है। एक बार के लिए मैं हर चीज़ को सोच सोचकर मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा। मैं बस देखूंगा कि क्या होता है। किनारे से देखने की बजाय सच में थोड़ा जीने की कोशिश करूंगा। मैं अस्पताल के बिस्तर में थोड़ा हिला, अपने दर्द भरे शरीर के लिए एक आरामदायक जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दर्द निवारक दवाएं निश्चित रूप से अपना काम कर रही थीं, जिससे सब कुछ थोड़ा धुंधला और दूर लग रहा था। जो हमेशा के लिए महसूस होता है, उसमें पहली बार मेरे सीने में चिंता की सामान्य गांठ इतनी सख्त नहीं थी। यह अभी भी थी, शायद, लेकिन ये शांत थी। मैं धीरे धीरे सो गया और मुझे लगता है कि मैं सच में मुस्कुरा रहा था। अगली दोपहर मैं ऊँघ रहा था जब किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे लगा कि यह निया होगी, लेकिन इसके बजाय श्रीमान वर्मा कागज़ों का एक ढेर लिए अंदर चले आए और ऐसे लग रहे थे जैसे वह कह बड़ी और रहना चाहते हों। दोपहर, आर्यन, उन्होंने कहा, निया ने जो कुर्सी इस्तेमाल की थी उसे खींचते हुए। तुम्हें कैसा लग रहा है? जैसे मुझे एक कार ने टक्कर मार दी हो, मैंने कहा। क्योंकि ऐसा हुआ। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे उन्हें यकीन नहीं था कि मैं गंभीर हूं या मजाक कर रहा हूं। श्रीमान वर्मा उन शिक्षकों में से एक थे जो कभी यह समझ नहीं पाते थे कि छात्र उनसे मजाक कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा, कुर्सी पर बैठते हुए। खैर, मैं तुम्हारा रसायन विज्ञान का टेस्ट लाया हूँ। निया ने जिक्र किया कि तुम पीछे छूट जाने के बारे में चिंतित थे। क्या उसने सच में कहा कि मैं चिंतित था? उन्होंने एक टेस्ट पेपर निकाला और मुझे एक पेन के साथ दिया। आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है। मैंने टेस्ट को देखा। ये हमेशा की तरह उसी प्रारूप में था, बहुविकल्पीय प्रश्न, कुछ छोटे उत्तर और अंत में एक लंबी समस्या। इस तरह का टेस्ट जिसे मैं आमतौर पर 20 मिनट में पूरा कर सकता था अगर मैं क्लास में ध्यान दे रहा होता। जो मैं था, आश्चर्यजनक रूप से, रसायन विज्ञान उन कुछ विषयों में से एक था जो मुझे सच में समझ में आते थे। वे सभी सूत्र और प्रतिक्रियाएं तार्किक नियमों का पालन करते थे। अगर तुम मूल बातें समझते हो तो तुम बाकी का पता लगा सकते हो। मैंने प्रश्नों को हल करना शुरू कर दिया। पहले कुछ आसान थे, परमाणु संरचना और आवर्त सारणी के बारे में चीज़ें, बुनियादी याद रखने वाली चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी तरह से आती थीं। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा आसान है, मुझे एहसास हुआ। शायद अस्पताल में रहना मेरे दिमाग को उतना प्रभावित नहीं कर रहा है जितना मुझे चिंता थी। श्रीमान वर्मा चुपचाप वहां बैठे रहे जब मैं काम कर रहा था, कभी कभार अपना फ़ोन जांचते या कमरे के चारों ओर देखते। वह सहज लग रहे थे, जैसे उन्हें यकीन नहीं था कि वह खुद के साथ क्या करें। तुम जानते हो, उन्होंने कुछ मिनट बाद कहा, निया बहुत जोर देकर कह रही थी कि मैं आज यहाँ आऊँ। उसने कहा कि तुम टेस्ट छूटने के बारे में तनाव में होगे। मैंने कागज़ से ऊपर देखा। उसने ऐसा कहा, वह तुम्हारे शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में काफ़ी चिंतित लग रही थी। उन्होंने कहा, छात्रों को एक दूसरे की देखभाल करते देखना अच्छा है। एक दूसरे की देखभाल करना, मैंने सोचा, क्या हम यही कर रहे हैं? मैं टेस्ट पर वापस चला गया। छोटे उत्तर वाले प्रश्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के बारे में थे, जो कि एक बार जब तुम इसकी आदत डाल लेते हो तो काफ़ी मज़ेदार होता है। छोटी पहेलियाँ हल करने जैसा। अंत में लंबी समस्या मोलरता की गणना के बारे में थी, जिसके लिए कुछ असली गणित की ज़रूरत थी। मुझे इसे चरण दर चरण हल करना पड़ा, लेकिन यह ज़्यादा बुरा नहीं था। बस सूत्र याद रखना था और संख्याओं को लगाना था। हो गया, मैंने कहा, टेस्ट श्रीमान वर्मा को वापस देते हुए। उन्होंने अपनी घड़ी देखी। 23 मिनट। कार दुर्घटना से उबर रहे किसी व्यक्ति के लिए बुरा नहीं है। बुरा नहीं, मैंने सोचा, ये लगभग वही समय है जो मुझे आमतौर पर लगता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कैसा किया? उन्होंने पूछा, मेरे उत्तरों को पलटते हुए। काफ़ी अच्छा, मुझे लगता है। ज़्यादातर वही था जो हमने पिछले हफ्ते कवर किया था। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया, अभी भी टेस्ट को देखते हुए। तुम्हारी लिखावट थोड़ी डगमगाती है, लेकिन मैं इसे ठीक से पढ़ सकता हूँ। मैं इसे आज रात ग्रेड करूँगा और कल तुम्हें वापस बड़े होगा। यहाँ आने के लिए धन्यवाद, मैंने कहा। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। खैर, जैसा कि मैंने कहा, निया बहुत प्रेरक थी, उन्होंने कहा, खड़े होते हुए और अपने कागज़ों को इकट्ठा करते हुए। वह एक अच्छी दोस्त है।
उसके जाने के बाद मैं वहां बैठकर निया के बारे में सोचता रहा। उसने सच में शिक्षकों को मेरी स्थिति के बारे में बताया। मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए जब वह आएगी। तो मैं इंतज़ार करता रहा और इंतज़ार करता रहा, लेकिन निया कभी नहीं आई। सही है, मैंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थीं। मेरी प्रेम कहानी का सिस्टम। अध्याय 7 प्रेमी। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि निया नहीं आई जैसा कि उसने कहा था, लेकिन मैं इस बारे में बच्चों की तरह रोने या कुछ भी नहीं करने वाला था। शायद वह व्यस्त थी। लोगों का जीवन होता है जिसमें घायल सहपाठियों के साथ अस्पताल के कमरों में बैठना शामिल नहीं होता। हम अभी तक सच में दोस्त नहीं हैं, मैंने खुद से कहा। उसका मुझ पर कोई एहसान नहीं है। उस रात मैंने अपना ज़्यादातर समय अपने फ़ोन पर रील्स देखने में बिताया। वीडियो सामान्य चीज़ें थीं, लोग नाच रहे थे, बेवकूफ़ी भरे मजाक और कॉमेडी। कुछ भी ऐसा नहीं था आज जिसने मेरा ध्यान सच में खींचा हो, लेकिन इसने मेरे दिमाग को व्यस्त रखा। मैंने खुद से कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मेरे दिल का एक हिस्सा आहत था। मैं उसे फिर से देखने के लिए उत्सुक था, कल से अपनी बातचीत जारी रखने के लिए। उसके बिना कमरा बहुत ज़्यादा शांत महसूस हुआ। बेवकूफ़ मत बनो, मैंने सोचा। तुम इस लड़की को मुश्किल से जानते हो। तुम पहले से ही उससे क्यों जुड़ रहे हो? लेकिन मैं मदद नहीं कर सका। कल पहली बार था जब मैंने सच में किसी से बात करने का आनंद लिया था। पहली बार जब मुझे लगा कि कोई सच में इस बात की परवाह करता है कि मुझे क्या कहना है। शायद यही मुझे मिलता है अपनी उम्मीदें बढ़ाने का नतीजा। अगला दिन आया और मैं वहां कुछ बेकार टीवी देख रहा था जब दोपहर 1 बजे किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मेरा दिल थोड़ा उछल गया, ये सोचकर कि यह निया हो सकती है। दरवाज़ा खुला और वह सच में वही थी। वह अपनी उस उज्ज्वल मुस्कान के साथ अंदर चली आई और उसे देखकर मैं जितना खुश होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा खुश हुआ। लेकिन उसके ठीक पीछे एक लड़का था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ओह, मैंने सोचा और मेरा पेट गुड़गुड़ाया। अरे यार, वह लड़का लंबा था, शायद हमारी उम्र का, जिसके चलने का तरीका ऐसा था जो लोकप्रिय बच्चे की तरह लग रहा था। उसने निया की कमर पर अपना हाथ ऐसे रखा था जैसे ये दुनिया की सबसे प्राकृतिक चीज़ हो। वह शायद उसका प्रेमी है, मुझे एहसास हुआ और मेरे सीने में कुछ मुड़ गया। निया उसी चिंतित अभिव्यक्ति के साथ मेरे बिस्तर के पास आई जो कल थी। नमस्ते आर्यन, उसने कहा। आज तुम्हें कैसा लग रहा है? बेहतर, मैंने अपनी आवाज़ को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए कहा। अभी भी दर्द है, लेकिन बेहतर। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं कल नहीं आ सकी, उसने कहा, और वह सच में इसके बारे में दोषी लग रही थी। मेरा प्रेमी मुझे हमारी सालगिरह के लिए बाहर ले गया था और यह मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा देर तक चला। सालगिरह, मैंने सोचा। हाँ, बिल्कुल। उसका प्रेमी आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ बढ़ाया। नमस्ते दोस्त, मैं राज हूँ। निया ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। मैंने उससे हाथ मिलाया, उसे समझने की कोशिश करते हुए। वह एक काफ़ी शांत लड़का लग रहा था, सच कहूँ तो। वह उस तरह का आसामी नहीं था जैसा मैं उम्मीद कर रहा था ताकि मैं उससे नफरत कर सकूं। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने कहा। तुमने निया के लिए जो किया वह सच में बहुत बहादुर था, उसने कहा। उसे सुरक्षित रखने के लिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। शानदार, मैंने सोचा। वह सच में एक अच्छा इंसान है। इससे यह और भी बुरा हो जाता है। निया ने अपने बैग से एक कंटेनर निकाला और उसे मेरी बिस्तर के बगल वाली मेज़ पर रखा। मैं तुम्हारे लिए फिर से दोपहर का भोजन लाई हूँ, उसने कहा। और श्रीमान वर्मा ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा। उसने मुझे मेरा टेस्ट पेपर दिया। सबसे ऊपर एक बड़ा लाल ए लिखा हुआ था। अच्छा काम किया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा कि तुमने परिस्थितियों को देखते हुए सच में बहुत अच्छा किया। धन्यवाद, मैंने ग्रेड को घूरते हुए कहा। हमें शायद जाना चाहिए, राज ने अपना फ़ोन जांचते हुए कहा। हमें तुम्हारे दोस्तों से दोपहर 2 बजे मिलना है, याद है? उद्धरण चिन्ह। उसने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, माफ़ी, मैंने आज सबके साथ घूमने का वादा किया था। वह मेरी तरफ मुड़ी। अगर मैं कर सकी तो मैं कल भी आने की कोशिश करूंगी, ठीक है? हाँ, ठीक है, मैंने कहा। शब्द मेरे मुंह से ज़्यादा सपाट निकले जितना मैंने सोचा था और मैंने निया को 1 सेकंड के लिए रुकते और मुझे घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में एक नज़र थी जैसे वह जानती हो कि मैं निराश क्यों लग रहा था। लेकिन फिर ऐसा नहीं था कि हम एक दूसरे को इतना जानते थे।
उसने शायद बस सोचा कि मैं थका हुआ हूँ या कुछ और। उनके जाने के बाद मैं वहाँ बैठकर उसके लाए हुए खाने के कंटेनर को घूरता रहा। उसकी खुशबू कल की तरह ही अच्छी थी, लेकिन अब मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी। इतने बच्चे मत बनो, मैंने खुद से कहा। तुम जानते थे कि यह अस्थायी था। मैं तार्किक रूप से जानता था कि निया सिर्फ इसलिए अच्छी बन रही थी क्योंकि वह दोषी महसूस कर रही थी। मुझे पता था कि उसका शायद एक प्रेमी और दोस्त और एक पूरा जीवन था जिसमें मैं शामिल नहीं था। लेक छोटी इना कुछ जानना और उसे सच में देखना दो अलग अलग चीज़ें थीं। मैंने कंटेनर खोला और चुपचाप खाना शुरू कर दिया। खाना स्वादिष्ट था, पहले की तरह ही, लेकिन इसका स्वाद किसी तरह अलग था। कम, मुझे नहीं पता, कम ऐसा था जैसे किसी ने इसे खास तौर पर मेरे लिए बनाया हो। तुम बेतुके हो रहे हो, मैंने सोचा। उसने फिर भी तुम्हारे लिए खाना बनाया। वह फिर भी तुम्हें देखने आई। सिर्फ इसलिए कि उसका एक प्रेमी है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह परवाह नहीं करती। लेकिन इससे चीज़ें बदल गईं। इसका मतलब था कि मैं ये ढोंग करना जारी नहीं रख सकता था कि शायद, संभवतः, यहाँ सिर्फ अपराध ओध और दायित्व से कुछ ज़्यादा हो सकता है। मैं इस बारे में रोने या खुद को कोसने वाला नहीं था। मैं बस आगे बढ़ूंगा। मैं हमेशा यही करता था जब चीज़ें उस तरह से काम नहीं करती थी जिस तरह से मैं चाहता था। कम से कम कुछ अच्छी खबर तो थी। डॉक्टर पहले आए थे और कहा था कि अगर मेरे नवीनतम टेस्ट के नतीजे अच्छे लगते हैं तो मैं कल घर जा सकता हूँ। मैं निश्चित रूप से इस जगह से बाहर निकलने और अपने बिस्तर पर वापस जाने के लिए तैयार था। अपने सामान्य जीवन में वापस, मैंने सोचा। अब इसका जो भी मतलब हो। निया की नज़र से हम अस्पताल से बाहर निकले और राज बिल्कुल शांत था, जो उसके जैसा बिल्कुल नहीं था। आमतौर पर वह किसी चीज़ के बारे में चुप नहीं रह पाता था, बास्केटबॉल, उसके दोस्त, उस दिन जो भी बेवकूफ़ी भरी चीज़ हुई हो। तो जब हम उसकी कार के पास पहुंचे तो उसने कहा, तुमने जो सालगिरह वाली बात कही थी वह क्या थी? उद्धरण चिन्ह। मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट हुई। अरे यार, मैंने ऐसा क्यों कहा? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने इसे टालने की कोशिश करते हुए पूछा। तुमने उस लड़के को बताया कि हम कल हमारी सालगिरह के लिए बाहर थे, उसने कहा, मुझे देखते हुए। लेकिन हम तो सिर्फ एक महीने से डेट कर रहे हैं। और हम कल मिले भी नहीं। सोचो, निया, कुछ सोचो। ओह, मैंने थोड़ी हंसी के साथ कहा। मेरा मतलब था, हमारी एक महीने की सालगिरह। तुम जानते हो लड़कियां उन चीज़ों के बारे में कैसी होती हैं। राज ने मुझे एक सेकंड के लिए घूरा। मैं बता सकता था कि वह मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन उसने जोर भी नहीं दिया। हाँ, उसने आखिरकार कहा, लड़कियां और उनकी सालगिरह। सच यह है, मैं आर्यन के लिए चीज़ें खरीदने में बहुत व्यस्त थी, लेकिन मैं शर्मिंदा हो गई और उन्हें नहीं लाई। अध्याय 8, स्कूल वापस। अगला दिन आया और उन्होंने आखिरकार मुझे छुट्टी दे दी। मैं अभी भी बहुत लंगड़ा कर चल रहा था, लेकिन कम से कम अब मैं भी ना ऐसा महसूस किए चल सकता था कि मेरी पसलियां मेरे फेफड़ों को छेदने वाली हैं। मैंने अपना सामान पैक किया, जो ज़्यादा नहीं था, बस मेरा फ़ोन, चार्जर और वही कपड़े जो मैं तब पहने हुए था जब मुझे टक्कर लगी थी। ओह, और निया का दोपहर के भोजन वाला कंटेनर। मैं इसे बस रख नहीं सकता था, है ना? वह अजीब होगा। यार, मैं यहाँ से निकलकर खुश हूँ, मैंने सोचा जब मैं बाहर की ओर लंगड़ाकर चल रहा था। मुझे सच में शौच करना है और अपनी खुद की शौचालय से बेहतर कुछ नहीं है। अस्पताल में शौचालय की स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, बस इतना ही कह देते हैं। मैंने अपने फ़ोन पर कुछ एनीमे संगीत लगाया और एक टैक्सी बुलाई। ड्राइवर मुझे रियरव्यू मिरर में ऐसे देखता रहा जैसे मैं उसकी पिछली सीट पर मरने वाला हूं या कुछ और, लेकिन कोई बात नहीं। मैं बस घर जाना चाहता था। जब मैं आखिरकार अपने अपार्टमेंट में पहुंचा तो मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। वह मीठी घर की खुशबू मुझे तुरंत लगी, तुम जानते हो, वह खास खुशबू जो हर जगह की होती है जिसे तुम तब तक नोटिस नहीं करते जब तक तुम कुछ समय के लिए दूर नहीं रहे हो। भगवान, वापस आना कितना अच्छा है, मैंने सोचा, अपना बैग दरवाजे के पास छोड़ते हुए। मैं सबसे पहले सीधे बाथरूम में गया, जाहिर है, प्राथमिकताएं। फिर मैं सोफे पर लंगड़ा कर गया और बस 1 मिनट के लिए वहां बैठ गया, अपनी जगह को देखते हुए। वापस आना अजीब लग रहा था, जैसे सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था लेकिन किसी तरह अलग। शायद मैं ही अलग था। मैंने निया के दोपहर के भोजन के कंटेनर को देखा जो मेरी रसोई के काउंटर पर रखा था जहां मैंने उसे छोड़ा था। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं बदले में उसके लिए कुछ बना सकता हूँ।
मेरा मतलब है, उसने मेरे लिए 2 बार खाना बनाया था। यह उस तरह की चीज़ लगती थी जिसका तुम्हें बदला चुक आना चाहिए, है ना? भले ही मैं मुश्किल से टोस्ट भी बिना जलाए नहीं बना सकता था। लेकिन मैं क्या बनाऊंगा? मैंने सोचा, इंस्टेंट नूडल्स, एक सैंडविच। यह एक समस्या होने वाली थी। अगली सुबह मैं ऐसे जागा जैसे मुझे एक कार ने टक्कर मार दी हो। जो, तुम जानते हो, मुझे लगी थी। लेकिन मैं स्कूल वापस जाने के लिए दृढ़ था। अपने अपार्टमेंट में बैठे रहने से मुझे ज़्यादा जल्दी ठीक होने में मदद नहीं मिलेगी। मैंने अपनी बैसाखियाँ लीं और बाहर निकल गया। स्कूल तक की पैदल दूरी में मुझे आमतौर पर 30 मिनट लगते थे। बैसाखियों और टूटी हुई पसलियों के साथ इसमें 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगा। ये हफ्तों तक बेकार होने वाला है, मैंने सोचा, धीरे धीरे सड़क पर चलते हुए बहुत ज़ोर से सांस न लेने की कोशिश करते हुए। जब मैं स्कूल पहुंचा तो मुझे पसीना आ रहा था और मेरी पसलियां दर्द कर रही थीं। लेकिन हे, कम से कम मैं पहुंच गया। हॉल में चलना दिलचस्प था। हर कोई मुझे घूर रहा था। कोई बुरे घूरने वाले नहीं, बस सामान्य जिज्ञासा। लोगों को ऐसी किसी भी चीज़ को घूरना पसंद है जो सामान्य से अलग हो, और एक लड़का बैसाखियों पर निश्चित रूप से उस श्रेणी में आता था। हाँ, हाँ, उस लंगड़े बच्चे को देखो, मैंने सोचा। सच में मनोरंजक। मैं आखिरकार अपनी कक्षा में पहुंचा और तुरंत निया को ढूंढा। वह अपनी डेस्क पर बैठी अपने नाखून कर रही थी, उन्हें कुछ हल्के गुलाबी रंग से रंगने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रही थी। ठीक है, मैंने खुद से कहा। बस शांत रहो, दूरी बनाए रखो, चीज़ों को अजीब मत बनाओ। मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया और ऐसा व्यवहार करने की कोशिश की जैसे सब कुछ सामान्य हो। बस स्कूल में एक और दिन, यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है। फिर वह बेवकूफ़ी भरी नीली खिड़की फिर से पॉप अप हो गई। नया मिशन उपलब्ध। अरे यार, मैंने सोचा। अभी नहीं। उद्देश्य, निया वर्मा के साथ बातचीत करें। इनाम, 2000 भारतीय रुपये। समय सीमा, स्कूल का दिन खत्म होने तक। विफलता का दंड, 72 घंटे के लिए बेकाबू उल्टी। मिशन स्वीकार करें। हाँ, नहीं। मैंने दंड को घूरा। 72 घंटे की उल्टी। वह पिछली बार के हल्के पेट दर्द से कहीं ज़्यादा बुरा था। बिल्कुल नहीं, मैंने सोचा और तुरंत मिशन को अस्वीकार कर दिया। मिशन अस्वीकृत। दंड लागू हो रहा है। रुको, क्या? मुझे लगा कि दंड तभी था जब मैं असफल होता, न कि जब मैं। और फिर यह मुझे लगा। मेरे पेट में ऐसे ऐंठन हुई जैसे किसी ने मुझे पेट में मुक्का मारा हो और मुझे मतली की एक लहर महसूस हुई। धिक्कार है, मैंने सोचा, इससे पहले कि मैंने अपनी डेस्क पर उल्टी कर दी। पूरी कक्षा शांत हो गई। हर कोई मुझे घूरने लगा जब मैं वहां अपनी पाठ्य पुस्तक से उल्टी टपकते हुए बैठा था। आर्यन, निया अपनी सीट से उछली और दौड़कर मेरे पास आए। क्या तुम ठीक हो? क्या मुझे स्कूल की नस को बुलाना चाहिए? मैंने उसे जवाब देने की कोशिश की लेकिन मतली की एक और लहर आए और मैंने फिर से उल्टी कर दी, इस बार फर्श पर। मैं नहीं चाहता था कि मेरा पहला दिन ऐसा जाए, मैंने दुखी होकर सोचा। मैं वहां अपनी डेस्क पर बैठा था जिस पर उल्टी थी, और मैं ग्रह पर सबसे बड़ा बेवकूफ़ महसूस कर रहा था। लोग मुझे घूर रहे थे, कुछ घृणित लग रहे थे, अन्य पूरे चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए अपने फ़ोन पकड़े हुए थे। बहुत अच्छा, मैंने सोचा। दोपहर के भोजन तक मैं उल्टी वाला लड़का बन जाऊंगा। नेहा अकेली थी जो बस वहां घूरने के लिए नहीं खड़ी रही। वह दौड़कर मेरे पास आई, चिंतित दिख रही थी, मेरी मदद करने की कोशिश कर रही थी। धिक्कार है, मुझे उस शापित मिशन को स्वीकार कर लेना चाहिए था, मैंने सोचा, खुद को कोसते हुए। एक ही मैंने सोचा था कि मैं सिस्टम के बेवकूफ़ी भरे मिशन से बच सकता हूँ। ठीक तभी नीली खिड़की फिर से पॉप अप हो गई, जैसे वह मेरा मजाक उड़ा रही हो। नया मिशन उपलब्ध। उद्देश्य, निया वर्मा के साथ बातचीत करें। इनाम, 2000 भारतीय रुपये। समय सीमा, स्कूल का दिन खत्म होने तक। विफलता का दंड, 72 घंटे के लिए बेकाबू उल्टी। मिशन स्वीकार करें। हाँ, नहीं, मैं वह गलती 2 बार करने वाला नहीं था। मैंने मानसिक रूप से हाँ बटन को दबाया और ठीक उसी तरह मतली रुक गई। मेरा पेट अभी भी बेकार महसूस हो रहा था, लेकिन कम से कम मैं फिर से उल्टी नहीं करने वाला था। भगवान का शुक्र है, मैंने सोचा, अपने हाथ की पीठ से अपना मुंह पोंछते हुए। मैं इतना शर्मिंदा था कि मैं डेस्क के नीचे रेंगना और गायब हो जाना चाहता था। मैंने हंसी के लिए खुद को तैयार किया, ये सोचकर कि हर कोई मुझे बाकी साल के लिए मजाक उड़ाने वाला था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
हंसने के बजाय लोग मुझे उन दयालु अभिव्यक्तियों से देख रहे थे। मैंने कुछ बच्चों को दुर्घटना के बारे में फुसफुसाते हुए सुना, ये कहते हुए कि शायद वह अभी तक ठीक नहीं हुआ है, या बेचारा लड़का जिसे एक कार ने टक्कर मार दी थी। यह अभी भी बेकार था, गलत मत समझो, लेकिन कम से कम वे पूरी तरह से बुरे नहीं थे। मुझे लगता है कि यह सुनकर कि मैं लगभग मर गया था, उन्हें मेरे लिए बुरा लगा या कुछ और। नेहा ने मेरी बाँह पकड़ ली, मुझे खड़े होने में मदद करते हुए। चलो आर्यन, उसने कहा, चलो तुम्हें नस के पास ले चलते हैं। मैंने बहस नहीं की, मैं बस उसके साथ लंगड़ा कर चलता रहा। जब हम कक्षा से बाहर निकले तो किसी को न देखने की कोशिश कर रहा था। मेरा चेहरा जल रहा था, और सिर्फ उल्टी की स्थिति से नहीं। नेहा को मुझे इस तरह से देखना सबसे बुरा हिस्सा था। उसे इतना अच्छा क्यों होना पड़ता है? मैंने सोचा, इससे ये ढूंढ करना मुश्किल हो जाता है कि मुझे परवाह नहीं है। वह मुझे नस के कार्यालय तक ले गई और नस के मुझे जांचने तक वहीं रुकी रही। मैं उसे बताता रहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वह इसे नहीं मान रही थी। वह बस वहाँ बैठी रही, मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं और किसी भी पल बेहोश हो सकता हूँ। यह एक तरह से प्यारा था, लेकिन मुझे एक पूरी तरह से हारा हुआ भी महसूस करा रहा था। तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने कहा एक बार जब नस कुछ कागजात लेने के लिए चली गई। नेहा ने कंधे उचकाए। यह मेरी गलती है कि तुम इस गड़बड़ी में हो, उसने कहा, उसकी आवाज़ शांत थी। मैं तुम्हें उल्टी से धनका हुआ वहाँ बैठने नहीं देने वाली थी। ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने कहा, जो मुझे 100वीं बार लगा। मैंने तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए चुना। उसने कुछ नहीं कहा, बस उन बड़ी चिंतित आंखों से मुझे देखा। मैं कुछ और कहना चाहता था, शायद कुछ मजाकिया जिससे माहौल हल्का हो जाए, लेकिन मेरा दिमाग खाली था। सिस्टम विंडो अभी भी मेरे देखने के कोण में वहाँ थी, मुझे याद दिला रही थी कि मुझे एक मिशन पूरा करना है। एक बातचीत, बस इतना ही करना था। यह इतना मुश्किल नहीं लगता था, है ना? नेहा की नज़र से मैंने ये सुनिश्चित करने के बाद कि आर्यन नस के साथ ठीक है, मैं कक्षा में वापस आ गई। मैं अभी भी थोड़ा परेशान थी, उसे इस तरह उल्टी करते हुए देखना आज मेरे कार्ड में नहीं था। मैं अपनी डेस्क पर बैठ गई, अपने नोट्स पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। तभी रोहित, जिसे कक्षा में लोकप्रिय लड़का कहा जाता था, ऐसे घूमता हुआ आया जैसे वह उस जगह का मालिक हो। वह क्या था? उसने पूछा, अपनी उस परेशान करने वाली मुस्कुराहट के साथ मेरी डेस्क पर झुकते हुए। मैंने ऊपर देखा, भ्रमित होकर। क्या? उद्धरण चिन्ह। तुम उस लड़के की मदद के लिए इतनी जल्दी कूदी, उसने कहा, जैसे ये कोई बड़ा रहस्य हो। क्या बात है? मैंने बस उसे घूरा। क्या वह गंभीर था? ओह, क्योंकि वह अपने ऊपर उल्टी कर रहा था। मैंने कहा, जैसे ये दुनिया की सबसे स्पष्ट चीज़ हो। मुझे क्या करना चाहिए था? बस वहाँ बैठना था। उद्धरण चिन्ह। उसने कंधे उचकाए, अभी भी मुस्कुरा रहा था। मुझे नहीं पता, बस ऐसा लगा कि तुम उसके लिए हीरो बनने के लिए बहुत जल्दी में थी। मैंने त्योरी चढ़ाई। वह किस बात पर था? यह मेरी गलती है कि उसे उस कार ने टक्कर मार दी, मैंने कहा, अपनी आवाज़ को सामान्य रखते हुए, भले ही मैं परेशान होने लगी थी। मैं उसका ऐसा नमन हूँ। ठीक है। वह हंसा, जैसे मैंने कुछ मजाकिया कहा हो। जो भी हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें हारे हुए लोग पसंद हैं। इससे मुझे गुस्सा आया। मैंने अपनी आंखें घुमाईं, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हुए, लेकिन अंदर से मैं आग बबूला थी। ये लड़का खुद को क्या समझता है? मैंने सोचा, मुझे उसे कोई स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं थी। वह चला गया, अभी भी खुद पर हंस रहा था, और मैंने एक आह भरी। इस स्कूल में 3 महीने, और मैं पहले से ही इससे बहुत ऊब चुकी थी। यहाँ के लड़के बहुत अजीब थे। मैंने यहाँ शुरू करने के बाद से उनमें से 3 को डेट किया था, इसलिए नहीं कि मैं उनमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी, बल्कि इसलिए कि मेरे दोस्त मुझे उन्हें एक मौका देने के लिए जोर देते रहे। और हर एक बार ये वही बकवास था। वे शायद एक हफ्ते के लिए बहुत प्यारे होते, फिर मुझे चूमने या हाथ लगाने की कोशिश करते, जैसे कि डेटिंग का पूरा मकसद यही था। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इससे तंग आ गई था। बड़ी राज सबसे बुरा नहीं था, मुझे लगता है, लेकिन वह भी कोई खास नहीं था। मैंने आर्यन से सालगिरह वाली बात सिर्फ इसलिए कही क्योंकि मैं घबरा गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह सोचे कि मैं कोई ऐसी लापरवाह हूं जो जब कहती है कि आएगी तो नहीं आती। यह इतना मुश्किल क्यों है? मैंने अपनी सीट पर झुकते हुए सोचा। मैं बस उस लड़के के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ जिसने मेरी जान बचाई। अध्याय 9, दयालुता।
कक्षा में वापस जाना एक यातना थी। मेरी पसलियां मुझे मार रही थीं और मैं बस उस बारे में सोचना बंद नहीं कर सका जो अभी अभी नस के कार्यालय में हुआ था। मैंने निया से बात करने की कोशिश की थी ताकि शायद ये बेवकूफ़ी भरा मिशन पूरा हो जाए, लेकिन वह बस मुझसे आराम करने के लिए कहती रही। तुम्हें अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है, उसने कहा था, पूरी तरह से चिंतित दिखते हुए। बस बेहतर महसूस करने पर ध्यान दो। मैंने आह भरी जब मैं दालान में लंगड़ाकर चल रहा था। यह मिशन बहुत ज़्यादा है, मैंने सोचा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे बातचीत करूं जो मुझे बात करने नहीं देगा। मैं आखिरकार अपनी कक्षा में पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। शिक्षक ने बोर्ड पर जो कुछ भी लिख रहे थे उससे ऊपर देखा। अंदर आओ, आर्यन, उन्होंने कहा। मैंने दरवाज़ा खोला और अपनी सीट की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। तभी रोहित ने अपना बड़ा मुंह खोलने का फैसला किया। देखो कौन वापस आया, उसने इतना जोर से कहा कि हर कोई सुन सके। अब दादाजी की तरह चल रहा है। पूरी कक्षा हंसने लगी। किसी और ने, अरे कम से कम उसने किसी पर उल्टी नहीं की, के साथ बात मिलाई। और ज्यादा हंसी। बहुत अच्छा, मैंने सोचा, मेरे चेहरे पर गर्मी महसूस करते हुए। मुझे बिल्कुल इसी की ज़रूरत थी। मैंने गलती से 1 सेकंड के लिए निया से आंखें मिला लीं। वह मुझे एक ऐसी अभिव्यक्ति से देख रही थी जिसे मैं पढ़ नहीं सकता था, लेकिन मैंने बहुत जल्दी नज़रें हटा लीं। मुझे उसकी दया या जो भी वह था, नहीं चाहिए था। इसे भाड़ में जाने दो, मैंने सोचा जैसे मैं धीरे धीरे अपनी डेस्क की ओर बढ़ा। मैंने बदलने की कोशिश की, अकेले न रहने की कोशिश की, और देखो इसने मुझे क्या दिया। दर्द और शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं। मैं खत्म हो चुका था। दोस्त बनाने की कोशिश करने से, मिशनों की परवाह करने से, ये ढोंग करने से कि मैं आज बड़ी ईब अकेले बच्चे के अलावा कुछ भी हो सकता हूँ। उस तरीके से ज़्यादा सुरक्षित था, कम अपमानजनक। ठीक है, शांत हो जाओ, शिक्षक ने कहा, हर किसी को एक नज़र देते हुए। वापस स्वागत है, आर्यन। तुम्हें बेहतर महसूस करते देखकर खुशी हुई। मैंने बस हाँ में सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। मैं निया को कमरे के पार से मुझे घूरते हुए महसूस कर सकता था, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं देखने वाला था। वह जो कुछ भी सोच रही थी, मैं नहीं जानना चाहता था। मिशन भाड़ में जाएं, मैंने फैसला किया। मैं जो भी बेवकूफ़ी भरा दंड मुझ पर फेंकेंगे, मैं उसका सामना करूंगा। कम से कम उल्टी अस्थायी है। मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया और तुरंत देखा कि कुछ गड़बड़ है। ये बेदाग था, जैसे पूरी तरह से साफ। जहां मैंने पहले उल्टी की थी, उसका एक निशान भी नहीं था। किसी ने इसे साफ किया, मैंने सोचा, सतह पर अपना हाथ फेरते हुए। झाड़ू वाले ने कमाल का काम किया होगा। फिर मैंने कुछ की खुशबू ली। एक अच्छी खुशबू, थोड़ी फल जैसी। क्या किसी ने मेरी डेस्क पर इत्र या एयर फ्रेशनर छिड़का था? मैंने एक और सांस ली और जम गया। रुको, मैंने सोचा, वह खुशबू, यह, ऐसा लगता है, ये वही खुशबू थी जो मुझे अस्पताल से याद थी। जोनिया के मेरे बिस्तर के बगल में बैठने पर उसके आसपास रहती थी। हल्की और साफ, कुछ भी ज्यादा नहीं, बस अच्छी। मैंने बिना सोचे समझे उसकी तरफ देखा, और वह निश्चित रूप से मुझे घूर रही थी। जिस सेकंड हमारी आंखें मिली, उसने जल्दी से नज़रें हटा लीं, जैसे उसे कुछ ऐसा करते हुए पकड़ा गया हो जो उसे नहीं करना चाहिए था। क्या उसने मेरी डेस्क साफ की? मैंने सोचा, उसे ऐसा करने का समय कब मिला? मैंने निया से बहुत जल्दी नज़र हटा ली। ठीक है, शायद उसने मेरी डेस्क साफ की, मैंने सोचा। वह अच्छा था, सच में अच्छा था, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदला। मैं अभी भी उस पूरी उल्टी वाली गड़बड़ी और हंसी के बाद एक बेवकूफ़ जैसा महसूस कर रहा था। हाँ, वह महान है, लेकिन मैं फिर भी अपनी दूरी बनाए रखूंगा। ये बस उस तरीके से ज़्यादा आसान था, और ज़्यादा शर्मिंदगी का कम मौका। मुझे मुझ पर आंखें महसूस हुईं, और इस बार यह निया नहीं थी। मैंने कक्षा के चारों ओर थोड़ा देखा। रोहित मुझे ये गंभीर रूप से नाराज़ नज़र दे रहा था, जैसे मैंने व्यक्तिगत रूप से उसे मौजूद होकर नाराज़ कर दिया हो या कुछ और। मुझे नहीं पता था कि उसकी क्या समस्या थी। ये बंदा क्या चाहता है? मैंने सोचा, वह इतना नाराज़ क्यों लग रहा है? मैंने बस नज़र हटा ली। इससे वह शायद और भी ज़्यादा नाराज़ हो गया, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ था जिसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत थी, बिना किसी यादृच्छिक लड़के के खराब मूड के बारे में। ब्रेक से पहले बाकी की कक्षा हमेशा के लिए खींच गई।
मैं ज़्यादातर बस अपनी पाठ्य पुस्तक को घूरता रहा, सच में कुछ भी नहीं ले रहा था। मैं अभी भी अपने सिर में पूरी सुबह को फिर से चला रहा था। उल्टी हंसी, निया का मेरी डेस्क साफ करना, रोहित का मौत का घूरना, ये बहुत कुछ था। आखिरकार ब्रेक के लिए घंटी बजी। मुझे हिलने का मन नहीं कर रहा था। मेरी पसलियां दुख रही थीं और मैं बस अदृश्य होना चाहता था। मैंने सोचा कि हर कोई मुझे हमेशा की तरह नज़रअंदाज करेगा, जो इस समय मेरे लिए ठीक था। लेकिन फिर कुछ लड़कियां मेरी डेस्क की ओर चली आईं। मैंने उन्हें पहचान लिया, लेकिन मुझे उनके नाम नहीं पता थे। वे आमतौर पर शांत भीड़ का हिस्सा थीं। आर्यन, उनमें से एक ने कहा। वह एक छोटा कागज़ का बैग पकड़े हुए थी। ओह बहुत अच्छा, अब क्या? मैंने सोचा, क्या वे भी मेरा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ हैं? हाँ, मैंने कहा, शायद जितना मैं कहना चाहता था उससे ज़्यादा नाराज़ होकर। हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं, दूसरी लड़की ने अपनी दोस्त को धक्का देते हुए कहा। पहली लड़की ने बैग बाहर निकाला। ये बस कुछ कुकीज़ हैं। हमने सुना कि तुमने ज़्यादा नहीं खाया था। मैंने बस बैग को घूरा। यह क्या है? कुकीज़। मैं बहुत भ्रमित था। क्यों? मैंने पूछा। खैर, पहली लड़की ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, जो तुमने निया के लिए किया। वह सच में बहुत बहादुर था। हम बस ये कहना चाहते थे कि हमें लगा कि वह बहुत अच्छा था। दूसरी लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। मैंने बैग ले लिया। अंदर कुछ चॉकलेट चिप कुकीज़ थीं। ओह धन्यवाद, मैंने कहा। मैं सच में हैरान था। वे अचानक इतनी अच्छी क्यों हो रही हैं? इनमें से कुछ लोग पहले मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे फुसफुसाहटें और हंसी याद आई जब मैं पूरी तरह से गड़बड़ होकर अंदर आया था। ये हमारे लिए सच में बहुत मायने रखता है कि तुमने उसकी मदद की, पहली लड़की ने जोड़ा। निया एक अच्छी इंसान है। तो वे सब हंस नहीं रहे थे, मुझे एहसास हुआ। उनमें से कुछ सच में जो मैंने किया उसकी तारीफ की। वह एक नया एहसास था, एक अच्छा वाला। ये सुनना सच में बहुत मायने रखता था। जितना मैंने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा। धन्यवाद, मैंने फिर से कहा, दुनिया के सबसे बड़े हारे हुए व्यक्ति जैसा महसूस करते हुए थोड़ा कम। कुकीज़ अच्छी लगती हैं। वे मुस्कुराए और फिर अपने दोस्तों के पास वापस चले गए। मैंने कुकीज़ को देखा। यह अजीब था। एक मिनट में उल्टी वाला लड़का था, अगले मुझे सहानुभूति, कुकीज़ और तारीफ मिल रही थी। ये पूरा दिन एक रोलर कोस्टर था, लेकिन दयालुता का वह छोटा सा हिस्सा, हाँ, वह काफ़ी अच्छा लगा। शायद हर कोई मुझे एक पूरा मजाक नहीं समझता था। अध्याय 10, कमज़ोर नहीं। मैं एक कुकी खा रहा था और अपने फ़ोन पर कुछ स्क्रॉल कर रहा था जब मैंने महसूस किया कि एक परछाई मुझ पर पड़ रही है। मैंने ऊपर देखे बिना भी जान लिया कि वह कौन होगा। बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं, मैंने सोचा। वह रोहित था। उसने कुछ नहीं कहा। वह बस एक सेकंड के लिए वहां खड़ा रहा और फिर अचानक उसने मेरे हाथ से मेरे फ़ोन पर थप्पड़ मारा। यह ज़मीन पर गिरा। बस हो गया। मैं शांत था और मुझे अकेला रहना पसंद था, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं था। कोई भी मेरे सामान को इस तरह से नहीं गिराता था। मैं भड़क गया। तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने कहा, शायद जितना मेरा इरादा था उससे ज़्यादा ज़ोर से। मेरी आवाज़ कांप रही थी, आंशिक रूप से गुस्से से, आंशिक रूप से क्योंकि चिल लाने से मेरी पसलियों में दर्द हुआ। पूरी कक्षा शांत हो गई और हर कोई हमें देखने लगा। एकदम सही, मुझे यही तो चाहिए था, और ज़्यादा ध्यान। रोहित ने बस मुझे घूरा, उसके चेहरे पर वही नाराज़गी भरी नज़र थी। निया के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसने पूछा, उसकी आवाज़ धीमी और सख्त लगने की कोशिश कर रही थी। निया के साथ मेरा रिश्ता, मैंने दोहराया, शांत रहने की कोशिश करते हुए, भले ही मैं भड़क रहा था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बेवकूफ़ मत बनो, उसने कहा। वह हमेशा तुम्हारी मदद क्यों कर रही है? उद्धरण चिन्ह। सच में, वह इस बात से परेशान है। मैंने सोचा, वह तुम्हारे काम की बात नहीं है, मैंने उसे बताया। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं इस तरह के टकराव में कभी नहीं आया था। यह मेरा काम है अगर तुम उसे परेशान कर रहे हो, उसने पलटवार किया। उसे परेशान कर रहा हूँ। वह है जो मुझे जांचती रहती है, मैंने कहा। शायद तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि उसका क्या रिश्ता है। ये साफ तौर पर रोहित को और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था। उसका चेहरा लाल हो रहा था। लेकिन तभी मैंने कक्षा के चारों ओर फुसफुसाहटें सुनना शुरू कर दिया। जैसे, वह क्या कर रहा है? और आर्यन अभी भी घायल है,
यार, और वह बस उसे तंग कर रहा है। रोहित ने भी इसे सुना होगा। उसकी नाराजगी भरी अभिव्यक्ति थोड़ी लड़खड़ा गई। उसने चारों ओर देखा, शायद यह महसूस करते हुए कि वह उस लड़के से लड़ाई करके ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था जो अभी अभी अस्पताल से बाहर आया था। वह बस अपनी ही छवि को बर्बाद कर रहा था। उसने एक सांस ली, फिर थोड़ा झुक गया। बस निया से दूर रहना, उसने धमकाने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया। फिर वह मुड़ा और अपनी डेस्क पर वापस चला गया, ऐसे व्यवहार करते हुए जैसे उसने कुछ जीत लिया हो। मैंने एक सांस छोड़ी जिसे मैंने महसूस नहीं किया था कि मैं पकड़े हुए था। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे। मैं धीरे धीरे अपना फ़ोन उठाने के लिए नीचे झुका, यह उम्मीद करते हुए कि स्क्रीन फटा नहीं था। शुक्र है, ये ठीक था। जब मैं वापस बैठ गया तो मैंने निया को कमरे के पार से मुझे देखते हुए पकड़ा। वह मुस्कुरा रही थी, जैसे एक सच्ची छोटी सी मुस्कान। इसने मुझे इतना चौंका दिया कि मैंने बस नज़र हटा ली, रूखे तरीके से। मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था, मैं बस घबरा गया था। मुझे लगता है एक सेकंड में मैं रोहित के साथ लड़ाई करने वाला था। अगले निया मुझ पर मुस्कुरा रही थी। मेरा दिमाग तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। जब मैंने इस तरह से नज़र हटा ली तो उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने अपनी डेस्क पर नीचे देखा और मैं बता सकता था कि उसे बुरा लगा था। यार, मैंने सोचा, ये सहज नहीं था, बिल्कुल भी सहज नहीं था। मेरा मतलब उसे बुरा महसूस कराना नहीं था। मुझे बस पता नहीं था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। पूरे रोहित ड्रामा के शांत होने के बाद मैं बस चाहता था कि ब्रेक का समय खत्म हो जाए। मैंने एक और कुकी खाए, उन घूरने वालों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हुए जिन्हें मैं अभी भी महसूस कर सकता था। मेरा फ़ोन ठीक था, शुक्र है। मैं एक नया लेने के बारे में सोचना नहीं चाहता था। ठीक तभी जब मैंने सोचा कि मुझे कुछ मिनटों की शांति मिल सकती है, एक और लड़का मेरी डेस्क पर आया। वह लड़का था जो मेरे बगल में बैठता था, राजेश। मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानता था, लेकिन वह ठीक लग रहा था, आमतौर पर खुद भी अकेला रहता था, हालांकि वह मेरे जैसा एकांतप्रिय नहीं था। नमस्ते आर्यन, उसने कहा। क्या मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? उसने मेरी बगल की डेस्क पर खाली कुर्सी की ओर इशारा किया, जो आमतौर पर खाली रहती थी। मैंने कंधे उचकाए। ज़रूर, मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं था। ऐसा नहीं था कि सीटों का मालिक मैं था। उसने कुर्सी खींच ली। यार, रोहित के साथ वह चीज़ बहुत ज़ोरदार थी, उसने कहा, अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा करते हुए। उस बंदे का गुस्सा बहुत है। मुझे पता है, मैंने बुदबुदाया, सच में इसे फिर से दोहराना नहीं चाहता था। हम एक मिनट के लिए चुप्पी में बैठे रहे, फिर उसने पूछा, तो क्या ये सच है? तुम्हारे निया को उस कार से बचाने के बारे में? मैंने उसे देखा। यहाँ हम फिर से जाते हैं, मैंने सोचा। लेकिन वह ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वह एक बुरा इंसान न बनने की कोशिश कर रहा था। हाँ, ये सच है, मैंने कहा। झूठ क्यों बोलना? ये हुआ था। राजेश की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या बात है? ये बहुत बढ़िया है, यार। जैसे सुपरहीरो वाला काम। वह सच में प्रभावित था, जो एक अजीब एहसास था। यार, ये बताता है कि निया एक मेरा मतलब, ओह, उसने खुद को पकड़ा, थोड़ा अजीब लग रहा था। माफ़ी, यार, मेरा मतलब वैसा नहीं था जैसा ये लगा। मैंने बस हाँ में सिर हिलाया। एक हारा हुआ, है ना? हाँ, मैं समझ गया। उसे इसे बताने की ज़रूरत नहीं थी। कम से कम उसने माफ़ी मांगी। तो उसने जारी रखा, थोड़ा झुकते हुए जैसे वह कोई बड़ा रहस्य साझा कर रहा हो। अफवाहें पहले से ही उड़ रही हैं, तुम जानते हो। लोग कह रहे हैं कि निया पहले से ही किसी दूसरे लड़के पर नज़र डाल रही है। किसी दूसरे लड़के पर? मैंने पूछा, हैरान होकर। लेकिन वह तो राज के साथ है ना? मैं उस लड़के से मिला हूँ। क्या राजेश कह रहा है कि वह पहले से ही किसी और पर जाने की सोच रही है, या कि वह उसके साथ रहते हुए आसपास देख रही है? वह जल्दी लग रहा था, भले ही उसके पास ऐसी प्रतिष्ठा हो जैसा वह कह रहा था। राजेश ने उत्सुकता से हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मुझे यकीन है कि तुम उसकी प्रतिष्ठा जानते हो, है ना? एक लड़के से दूसरे लड़के पर बहुत जल्दी जाना। वह लोकप्रिय है, यकीनन, लेकिन उसकी वह आदत उसे कुछ लड़कियों द्वारा नफरत करवाती है। वे इसके बारे में बहुत झगड़ालू हो जाती हैं। मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में पहले फुसफुसाहटें सुनी थीं, निया और उसकी डेटिंग जीवन के बारे में। ये कुछ ऐसा नहीं था जिस पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया हो,
लेकिन मैं देख सकता था कि अगर वह लगातार प्रेमी बदल रही थी या हमेशा अगले की तलाश में लग रही थी तो अन्य लड़कियों को ये पसंद क्यों नहीं आएगा। ऐसा लगता था कि इससे बहुत ड्रामा होगा। राजेश स्पष्ट रूप से चुगली और गपशप करने वाला लड़का था और उसके चेहरे पर यह मुस्कान थी जैसे उसे यह पसंद आ रहा हो। तो क्या अफवाहें सच हैं? उसने पूछा अपनी भौहें हिलाते हुए। क्या तुम और वह, तुम जानते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने अपने हाथों से एक अस्पष्ट इशारा किया। ओह भगवान के लिए, मैंने सोचा। नहीं, मैंने कहा, शायद जितना मेरा इरादा था उससे थोड़ा ज्यादा तेज। तुम जानते हो, नहीं हैं। वह बस अच्छी बन रही है क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई। बस इतना ही। उसका एक प्रेमी है, राज। ओह हाँ हाँ राज, उसने कहा, हालांकि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं लग रहा था और अभी भी वह मजाकिया मुस्कान थी। बस जांच कर रहा था। तुम जानते हो अफवाहें कैसी होती हैं। लोग उसे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हुए देखते हैं और उसकी रिकॉर्ड को देखते हुए वे बात करना शुरू कर देते हैं। उसने कंधे उचकाए। मैं बस चाहता था कि घंटी बजे। ये लड़का थका देने वाला था।